So we are going to start with our revision of those chapters. Which are those chapters? Those two: bank reconciliation statement and inventory. Bank reconciliation statement and inventory. Before you even I enter into revisions, फर्स्ट टेल में कि क्या आप लोगों को एमटीपी आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलर मिला था क्या? कंपाइलर इन द सेंस पूरा आज तक के जितने भी आरटीपीज है, आज तक के जितने भी एमटीपीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसका पूरा का पूरा कंपाइलेशन इज देयर। मतलब डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। ओके, सो हैज एनीबडी चेक्ड दैट उसमें हर एक में एक एक्सेल है अलग अलग? सो यू हैव आरटीपी का एक्सेल, यू हैव एमटीपी का एक्सेल, यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सेल। हैव एवरीबॉडी चेक दैट? आई विल आल्सो शेयर माय स्क्रीन, so I will just open, let's say, RTP. Are you able to see? There are two tables in it. Topic attempt matrix. Legacy discontinued topics अपने को देखना नहीं है. Those topics are discontinued. We don't need to check it. तो कौन सा चीज is very important for me? Module 1 and 2 current syllabus topics. उसमें are you able to see bank reconciliation statement? मैंने क्या खोला है? RTP खोला है. Bank reconciliation statement. There is question mapping. This is the question mapping sheet and end में RTP में नहीं होगा but in MTP. Let's open MTP as well. Mock test papers. Just give me a minute. ओके, आर यू एबल टू सी दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे? एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर आप पीछे जाओगे तो कितनी बार पूछा है आज तक? 15 टाइम्स। पूरा का पूरा शीट इज अपडेटेड मई 26 तक। सर इन माय केस चैप्टर मैपिंग वाज नॉट ओपनिंग। कौन सा चैप्टर मैपिंग कृतिका? कौन सा चैप्टर मैपिंग? वी हैव थ्री। मैं दिखा रहा हूँ, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सीए फाउंडेशन आरटीपी। कुड यू प्लीज टेल मी कृतिका? द करंट पेज यू आर ओपनिंग, ये वाला आरटीपी वाला या एमटीपी? अच्छा, करंट पेज मतलब ये वाला एमटीपी अकाउंट। बाकी सब कुछ खुल गया था कि शीट? ओके, सो आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू अभी। व्हाट आई विल डू इज कि अगर आपका खुल नहीं रहा है तो आई विल आल्सो शेयर सिंपल एक्सेल विदाउट गूगल शीट डाउनलोड करके। आर यू एबल टू सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे? कितनी बार पूछा है? 15 टाइम्स इन मॉक टेस्ट पेपर। एंड चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलते हैं। आर यू एबल टू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपने चलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में? हर एक अटेम्प्ट में आता है। आर यू एबल टू सी दिस? हर एक अटेम्प्ट में आता है। कितने कितनी बार? 18 अटेम्प्ट्स में आ चुका है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन करंट सिलेबस 7 बार, नए वाले सिलेबस में 7 बार आ चुका है। पुराने सिलेबस में भी था, नए सिलेबस में भी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी 16 बार। आर यू एबल टू सी द फ्रीक्वेंसी? 18 एंड 16 इन प्रीवियस इन एक्चुअल क्वेश्चंस। एमटीपी, एमटीपी का क्या फ्रीक्वेंसी? 15 एंड 14, क्लोज ही है दोनों। एंड देन आरटीपी में टोटल क्वेश्चंस कितना है? आरटीपी में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टोटल क्वेश्चंस आर 31, if I'm checking it correctly. Okay, not 31. Bank reconciliation का is 31. Inventories का is 28. So please tell me कि आपके पास कितने additional questions है अब? Please tell me कितने आपके पास additional questions है अब? I will stop screen sharing. Please tell me आपके पास कितने additional resources है to solve questions? I don't know why nobody is responding. Usually you are the people who quickly respond. आज you are not responding. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 18 क्वेश्चंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का?
रितिका, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस. ये पूरा का पूरा गूगल शीट हैज बीन शेयर्ड. आई विल शो इट टू यू अगेन. ऐशान, आई होप यू यू ऑल्सो हैव दिस. क्या मिला है क्या आप सबको? आई एम अज्यूमिंग कि मिला ही होगा वैसे तो. कब का शेयर करवा दिया है मैंने? आई विल जस्ट गो इन टू हियर. तो ऐशान हैव इट. तो रितिका, यू आर सेइंग कि सर आई हैव ICI मटेरियल एंड SSI मटेरियल ओनली. तो मैं बोल रहा हूँ ओवर एंड अबाउ दैट वी हैव MTPs. MTP अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस है. वो एक्सेल क्यों दी गई है आपको? बिकॉज एक्सेल में आपको ढूंढना ना पड़े. इफ यू वांट टू सिट एंड सॉल्व व्हाट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चंस, तो वो एक्सेल में जाओ, आपको वो प्रॉपर उसके साथ दे देगा. ये क्वेश्चन नंबर इस अटेम्प्ट में ये वाले नंबर पे पूछा हुआ है. आपका मेहनत मैंने कर दिया आधा. MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेट्स से ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ओके, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो. तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट. तो हम लोगों ने किया है कि अभी वी आर नॉट इवन स्टार्टेड, वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड. आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. We have not even started with the revision, but this was very important for you guys to understand कि practice is very important. So over and above illustrations of institute, previous year illustrations के पीछे end of the chapter questions भी है जो अपने बुक में है. जो बुक आपसे शेयर हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा बुक. उसी में से हम रिवाइज करने वाले हैं आज. I will share that book with you as well. Give me a minute. I hope it is visible now. This is the book which we are going to use. This is the book. इसमें अगर मैं नीचे जाता हूँ, आर यू एबल टू सी दिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस? दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंस्टीट्यूट का पीछे वाला जो क्वेश्चंस है वो. तो अपने इलस्ट्रेशंस हो गए, इंस्टीट्यूट के चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो हो गए. एंड ओवर एंड अबव दैट वी हैव सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. MTP बोल रहा हूँ आपको करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MTP एंड RTP. MTP एंड RTP मिला के आई गेस, लेट मी चेक कितने क्वेश्चंस होते हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इट हैज बीन आस्क्ड आई गेस 18 टाइम्स. 18 टाइम्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. MTP में कितनी बार है? MTP में यू हैव 15 टाइम्स. सॉरी. एंड बैंक रिकंसिलिएशन 31. 31 प्लस 15 प्लस 18, लेट मी कैलकुलेट. 31 प्लस 15 प्लस 18, उतने क्वेश्चन है आपके पास. 31 प्लस 15 प्लस 18, 64 एडिशनल क्वेश्चन जस्ट इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. Just in bank reconciliation statement. I hope everybody is able to understand this. Why it is very important. रिवीजन करवाने में दिक्कत नहीं है. इट इज फॉर मी इट इज अ वेरी इजी टास्क टू सिट एंड रिवाइज द स्टफ. बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाउ द एग्जाम्स अब सर पे. अब आई गेस आपको याद आ रहा होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था. जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ नहीं रहे होंगे उनको बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा. आई होप ऐशान एंड रितिका यू हैव बीन स्टडिंग रेगुलरली कंसिस्टेंटली. मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दिया था, नो नेगेटिविटी अराउंड यू, ओनली प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशंस हमने सारे के सारे, वी हैव डन इलस्ट्रेशंस इन द क्लास इटसेल्फ. सेकंड, वी हैव इंस्टीट्यूट के पीछे एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस. एंड ओवर एंड अबाउ दैट वी हैव MTP RTP एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अब मैं आपको दे चुका. उसमें मिला के देयर आर 64 एडिशनल क्वेश्चंस. द मोमेंट यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MTP RTP, अपना इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशंस, वो तो हमने क्लास में ही करा है. सारे के सारे इलस्ट्रेशंस हैव बीन डिस्कस्ड इन द क्लास. बट द मोमेंट यू आर सॉल्विंग ऑल दोस क्वेश्चंस, स्पेशली MTP RTP, अब आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? MTP RTP एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. बिकॉज यूजुअली क्या होता है एग्जाम में, इट इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि सेम का सेम क्वेश्चन आ जाए. ऑफ कोर्स विद चेंज इन अमाउंट्स, पैटर्न सेम का सेम आ जाए. इट हैपेंस इन CA एग्जाम्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन उठा के दे दिया, चेंजिंग द फिगर्स, चेंजिंग द नेम, चेंजिंग एवरीथिंग. आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ मैं. इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई? ऐसा नहीं सेइंग यस. रितिका, व्हाट अबाउट यू? आपको सॉल्व करना पड़ेगा. एंड अगेन आई नो आई हैव बीन बिट बिजी, बट डेफिनेटली बिकॉज आपका अब एग्जाम्स सर पे है, तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं क्विकली रिस्पॉन्ड दे पाऊँ अब से, फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त. मतलब पहले भी मैं देता ही था, लेकिन बीच में थोड़ा सा आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड. आई एम स्टिल ऑक्यूपाइड, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसी दिन उस डाउट को किल कर दूं. आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपको RTP MTP में कोई दिक्कत आता है तो RTP MTP एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में.
द फैक्ट दैट आई एम नॉट हेल्पिंग यू सॉल्व दिस इज बिकॉज आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा वो। बिकॉज मैं अगर सॉल्व करने बैठूंगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। ये भी चीज मैंने फर्स्ट क्लास में बोली हुई थी, ये भी चीज मैंने फर्स्ट क्लास में बोली हुई थी कि यू शुड बी द वन हु इज ड्राइविंग द कार। यू शुड बी द वन हु इज ड्राइविंग द कार। आपका दिमाग चलना चाहिए हर एक क्लास में। वी हैव ट्राई टू डू दैट। मैं बोलता ही नहीं था, आप ही लोग बोलते थे। ये एक चीज। सेकंड चीज, आई एम एबल टू सी अ ट्रेंड कि मॉक टेस्ट पेपर जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एसएससीआई में, वी आर टॉकिंग अबाउट एसएससीआई मॉक टेस्ट पेपर। नो बडी इज गिविंग दोज मॉक टेस्ट एग्जाम्स। आई गेस रितिका ने दिए है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसने सारे के सारे एग्जाम दिए है या नहीं दिए है। एशॉन, आई गेस आई हैव जस्ट सीन 2 और 3 पीपल टोटल, वो भी एंड एंड में आते हुए। तो आई डाउट कि आप लोग टेस्ट दे रहे हो क्या। इकोनॉमिक्स का टेस्ट हो रहा है, सबकी टेस्ट हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट, अकाउंट्स का भी टेस्ट हो रहा है। हर एक चैप्टर का टेस्ट हुआ है। इज एवरीवन गिविंग द मॉक टेस्ट पेपर्स एज वेल। मॉक टेस्ट पेपर मतलब कौन से, अपना जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन आई विल स्टार्ट विद रिवाइजिंग द स्टफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, अभी भी आपके पास टाइम है। लग जाओ। जैसे कि आज अपने लेट्स से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उठा लिया, तो वी हैव 64 क्वेश्चंस, राइट। तो प्रिपेयर अ टाइम टेबल। सारे के सारे क्वेश्चंस, देयर इज नो नीड टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। आई एम अगेन रिपीटिंग हाउ टू वर्क स्मार्टली। आपने को स्मार्टली कैसे काम करना है, अब आप बोलोगे कि सर 64 क्वेश्चन से हम कितना लिख लिख के करेंगे, बिकॉज यू वी हैव अ मंथ ओनली। तो मैं आपकी जगह पे होता तो क्या करता, मैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिकली हाथ से सॉल्व करता। हाँ रितिका, आई नो दैट बिकॉज वी हैव द डेटा, नो बडी इज गिविंग द मॉक टेस्ट पेपर्स। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपके पास एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आरटीपीआई फोकस बहुत जोर से उन उन 3 चीजों पे। जो मैंने कंपाइलर आपको दिया है एक्सेल, एक्सेल इसीलिए आपको दिया है ताकि आपका मैपिंग एक जगह पे ही हो जाए, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो उसमें। सो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो 64 की जगह में आधे ही क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करता। क्यों आधे ही? बिकॉज मैं देखूंगा सारे के सारे 64 क्वेश्चंस, बट आई विल सॉल्व आधे ही क्वेश्चंस। बिकॉज यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी। यू शुड, आपके आंखों के नीचे से जाना चाहिए। बिकॉज होता क्या है इन एग्जाम, इवन इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रांग, मैं बता रहा हूँ फ्रॉम फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इवन इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट, स्टिल अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आता है, स्टिल अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आता है तो इट कॉजेस ह्यूज पेन। बिकॉज एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में दिमाग नहीं चलता है, बिलीव मी। एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में दिमाग नहीं चलता है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इफ यू आर एबल टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट ऑल टुगेदर, जो है ही नहीं, मतलब देखा ही नहीं है आपने। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि आपको अपने दिमाग है, यू कैन सॉल्व इट, बट आप वहां पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आप घर पे आओगे उसके बाद, अगर घर पे आने के बाद अगर आप देखोगे उसको, उस क्वेश्चन पेपर को, तो देन यू विल बी अंडरस्टैंड ये तो मैं सॉल्व कर पाता था। टॉकिंग डिस्कसिंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इज ईशान एंड रितिका क्लियर विद दिस कि क्या आपको करना है आरटीपी एमटीपी एंड पीवाईक्यू से? आपको सॉल्व करना ही होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आधे सॉल्व करो। आपको सारे के सारे देखने हैं, ऑल 64 शुड बी, यू शुड रिव्यू ऑल 64 क्वेश्चंस, बट आपको मैन्युअली हाथ से सॉल्व भी करना पड़ेगा, लेकिन आधे। रिसेंट रिसेंट वाला जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी मैं बोल रहा हूँ मैं, रिसेंट वाला जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास अटेम्प्ट वाइज पूरा का पूरा शीट इज देयर। कॉलम में अटेम्प्ट्स भी लिखे हुए हैं, तो जो रिसेंट अटेम्प्ट्स है, रिसेंट अटेम्प्ट से शुरू करो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, आज हम लोग देखेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो नया नया है उसको पहले सॉल्व करो। तो 30 कहाँ से गिनेंगे, पुराने वाले 30 नहीं, नए वाले से उल्टा जाएंगे हम लोग। सो नए वाले जितने हो सके उतने प्रैक्टिकली मैन्युअली हाथ से सॉल्व करो। सो पहले 30 हो गया, एंड देन उसके बाद बचा हुआ पीछे टुवर्ड्स एंड। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। अगर टोटल 64 क्वेश्चन है, सब में अलग अलग होगा। जैसे कि आरटीपी में 18 है, एमटीपी में 15 है, तो उसका आधा आधा, 8 एंड 9। तो 9 कौन सा अटेम्प्ट, रिसेंट अटेम्प्ट विल सॉल्व बाय हैंड। रिसेंट 7 अटेम्प्ट्स का मॉक टेस्ट पेपर विल सॉल्व इट बाय हैंड। इट इज मैंडेटरी। मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, अदरवाइज देन देयर विल बी ओनली रिग्रेट। एंड आई गेस किसी को रिग्रेट पसंद नहीं है, बिकॉज रिग्रेट, फिर क्या होगा, आपके दोस्त सब लोग पास हो गए और आप रह गए। एंड देन यू विल जस्ट हैव अ रिग्रेट कि काश तब पढ़ लिया होता। आई होप दैट मोटिवेशन इज टॉप नॉच नाउ, बिकॉज मोटिवेशन की जरूरत थी। ओके okay. तो सबसे पहले लेट्स, चलो आज मेरा वापस से पैड, ऋतिका सिंह, इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। मैं बोल रहा हूँ, इवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसी दिन उसको किल कर दूं, या फिर उस दिन, या फिर एक दिन बाद। नाउ
आई नो दिस इज अ वेरी हाई टाइम, सो डिले मेरे एंड से नहीं होगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, दो आई एम वेरी ऑक्यूपाइड स्टिल। आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। हार्ड वर्क, दिस कोर्स इज सच जो हार्ड वर्क मांगता है। आई होप ऐशान यू आर ऑल्सो क्लियर विद दिस। हाउ टू यूज मैंने बोल दिया एमटीपी आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू स्मार्टली डू द टास्क। बिकॉज आप लोग, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक दिन में लेट्स से वी हैव 64 क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 दिन आप बैंक रिकंसिलिएशन करते जा रहे हो। व्हाट अदर टॉपिक्स? तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ स्मार्ट अप्रोच। आधे मैन्युअली सॉल्व करो एंड बाकी सब कुछ देख लो। आधे आप सॉल्व करोगे मैन्युअली तो वो तो देख ही लिया, एंड आधे आपने विजुअली एक बार देख लिया। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन तो मार्क इट, कि ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो जस्ट मार्क इट। ओके, so let's continue with our discussion of bank reconciliation statement. So I'm not going to write anything because this is a revisionary lecture. Uh, okay. सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम इनटू पासबुक फॉर्मेट एंड ऑल दैट। बैंक पासबुक, पासबुक का फॉर्मेट, नेचर ऑफ बैलेंस, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्पस एंड फीचर एक बार देख लेते हैं। ब्रिंग्स आउट एरर्स कमिटेड इन द कैश बुक, रिवील्स अनड्यू डिलेज इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स। एक बार आपको ये देख लेना चाहिए ऊपर ऊपर से, सिलेंट फीचर्स, पर्पसेस। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू थियरी, बिलीव मी। और थियरी आया तो भी ऑप्शनल में होगा, और थियरी अगर आया तो आपको आरटीपी या फिर एमटीपी में दिख जाएगा। हार्डली एक बार उन्होंने थियरी पूछा है, एंड दैट टू इट वाज एन ऑप्शनल थियरी। क्वेश्चन ही आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से। Causes of difference between cash book and passbook, timing difference, transaction difference, and error differences. I know there are three additional questions, illustrations जो रितिका ने मुझे बोला है. I'm going to discuss the same as well. I know that. यहाँ से अपना चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है. There are three differences: टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन डिफरेंस, एरर डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस मतलब जेन्युइन डिफरेंसेस. टाइमिंग डिफरेंसेस मतलब जेन्युइन डिफरेंसेस कि मैंने चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, या फिर किसी ने डायरेक्ट मेरे बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया. कैन एनीबडी टेल मी कि अगर ओके किसी बंदे ने अगर मेरे कैश चेक डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अगर बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो इट इज अ टाइमिंग डिफरेंस. आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. जो मैंने लास्ट पार्ट बोला है दैट इज गलत, बिकॉज दैट इज अ ट्रांजेक्शन डिफरेंस एंड नॉट अ टाइमिंग डिफरेंस. आई वॉज जस्ट चेकिंग यू. मैंने बोला कि अगर कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा करवा दिया चेक, तो दैट इज अ ट्रांजेक्शन डिफरेंस, दैट इज नॉट अ टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस मतलब जेन्युइन डिफरेंसेस. ट्रांजेक्शन सॉरी टाइमिंग डिफरेंसेस मतलब जेन्युइन डिफरेंसेस की चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. जेन्युइन दो ही टाइप के आएंगे. यू आर एबल टू सी द एग्जांपल्स एज वेल. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड. आई होप इसका हार्ड कॉपी आपके सबके पास है, दिस बुक का. सॉरी, ये बुक का हार्ड कॉपी आप लेके बैठे हो. आई एम अज्यूमिंग दैट, बिकॉज यही बुक आपसे शेयर हुआ है. एंड दिस इज अ ब्रिलियंट बुक. आई मीन एक बुक में सारे के सारे कॉन्सेप्ट है देयर, छोटे से छोटी चीज भी. आई होप यू आर कैरिंग दिस, कैरिंग क्या, यू आर एट योर होम, यू आर doing this lecture from your home, so you are having this book with you, physical copy. तो मैंने बोला टाइमिंग डिफरेंसेस, ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस एंड एरर डिफरेंसेस. एरर मतलब क्लियर कट गलती ही हो गया. गलती कैसा कि 100 से ट्रांजैक्शन लिखना था, मैंने 200 से ट्रांजैक्शन लिख दिया. दैट इज अ क्लियर कट एरर. 100 लिखना था, मैंने लिखा क्या 200. दैट इज अ क्लियर कट एरर. सो टाइमिंग डिफरेंसेस, ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस एंड एरर डिफरेंसेस. सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट डिफरेंट डेट्स इन टू बुक्स. ओके, हैव अ लुक एट इट एंड देन क्विकली टेल मी, क्या आपको इसमें कोई डाउट है? आई डाउट कि इसमें कोई आपको इशू होगा. I guess everything is clear when it comes to timing differences, transaction. Doubt in the sense, doubt आना अब doubt नहीं आना चाहिए. I'm asking कि should I repeat or okay. Ritika Singh understood. Ashan, you will have to be very interactive. Of course, you are interacting, but जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो please let me know so that we are not wasting our time, because अब से we need to be very very efficient because exams close है. Okay. तो ये तीन categories of differences. Then we enter into effect of each cause. I'm not going to discuss this. क्यों I'm not going to discuss this मैं बोल रहा हूँ. एक मिनट. दिस इज द मेन टेबल. आई होप सब लोगों को पता है दिस इज द मेन टेबल. द मोमेंट वी आर डिस्कसिंग दिस टेबल, ऑटोमेटिकली चीजें ऊपर से सॉर्ट आउट हो जाएंगी. तो हम पहले मास्टर टेबल लिखेंगे. यू शुड मार्क दिस फिफ्थ, क्विक रेफरेंस टेबल इज द मेन. ये अगर आपको आ गया तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको आ गया. ये अगर आपको आ गया क्विक रेफरेंस, तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अच्छे से आ जाएगा. ओके okay. मैंने क्या बोला था कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. मैंने क्या बोला था, हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज
जहां से शुरू करे वो हमेशा गलत है, जहां पे जाना है डेस्टिनेशन इज ऑलवेज राइट। आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स। जहां से मैं शुरू कर रहा हूँ दैट इज ऑलवेज रॉन्ग, जहां पे मैं जा रहा हूँ, जहां पे मैं जा रहा हूँ डेस्टिनेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी राइट। ओके। सो ऑन दैट नोट एक बार थोड़ा जूम इन करते हैं। ओके, आई विल स्टॉप माई स्क्रीन शेयरिंग इटसेल्फ, ताकि आप देख के ना बता पाओ। एंड प्लीज, प्लीज, वैसे ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग करके भी क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज आपके पास तो बुक है ही। आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन। ओके। सो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन टेबल। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक एक डिस्कस करते हैं। देयर कैन बी फोर पॉसिबिलिटीज, आई एम स्टार्टिंग। पहले टू पॉसिबिलिटीज, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक, पासबुक के अंदर दो। एंड देन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कैशबुक, कैशबुक के अंदर दो। पासबुक से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो फेवरेबल नॉन फेवरेबल बैलेंस। पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस मतलब कौन सा? डेबिट। पासबुक का डेबिट इज अनफेवरेबल, मतलब कैशबुक का क्रेडिट। कैशबुक का डेबिट। एंड एग्जैक्ट उसका उल्टा बैंक में। सो बैंक का, बैंक पासबुक का क्रेडिट, कैशबुक का डेबिट। दिस टू आर फेवरेबल बैलेंसेस। लेकिन बैंक पासबुक का डेबिट एंड कैशबुक का क्रेडिट आर अनफेवरेबल बैलेंसेस। मैंने आपको टेक्निक बोला था कि जब भी आप सॉल्व करने बैठ रहे हो, फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द सोर्स, आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई कि इट इज फेवरेबल या अनफेवरेबल। प्लस एंड माइनस करने में बहुत ईजी होता है। इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट कि हमने क्लास में डिस्कशन किया था कि सर फर्क नहीं पड़ता इवन इफ यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग फेवरेबल या अनफेवरेबल, लेकिन मैंने वहां पे बोला था कि इंस्टीट्यूट वैसे नहीं करता है। आई होप आप लोगों को याद हो। मैं साइन चेंज करवाता था बिकॉज इंस्टीट्यूट डज दैट। एंड द मोमेंट यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस आपको पता चलेगा। वैसे तो अपने इलस्ट्रेशंस में हमने देखा ही है। द मोमेंट यू सॉल्व इट आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट फॉलोज द मेथड जो मैंने बोली है। देयर इज नो नीड टू गो अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट। ओके। सो चार कैन बी पॉसिबल सोर्सेज एंड चार कैन बी द डेस्टिनेशंस। अपने को क्या करना है, मेन चीज इज क्या फेवरेबल अनफेवरेबल डेस्टिनेशन है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फेवरेबल अनफेवरेबल सोर्स से फर्क पड़ता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कंफ्यूज मत हो जाना। डेस्टिनेशन इज सिंपल, कैश बुक या पासबुक। लेकिन मुझे फर्क किस चीज से पड़ता है कि मेरा स्टार्टिंग पासबुक या कैश बुक है, एंड वन एडिशनल स्टेप कि सर मेरा फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। साइन कन्वेंशन विल चेंज। तो डेस्टिनेशन फेवरेबल है अनफेवरेबल है उतना मत सोचो। स्टार्ट फेवरेबल अनफेवरेबल है उतना ही सोचना है अपने को। ओके। सो मैंने क्या बोला था, डेस्टिनेशन जो कर रहा है वही सेम। डेस्टिनेशन अगर कोई चीज करेगा, भगवान है वो, तो हम भी वही चीज कर देंगे। लेकिन हम अगर कोई चीज करेंगे तो हम एग्जैक्टली उसका उल्टा करेंगे। ओके। तो लेट्स डिस्कस। मैं जानबूझ के ट्रिकी वाला पोर्शन ले रहा हूँ। लेट्स से इनकम कलेक्टेड बाय बैंक, इनकम कलेक्टेड बाय बैंक, एंड आई एम अज्यूमिंग कि पासबुक में बैलेंस इज डेबिट। फर्स्ट क्विकली टेल मी, अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस हो तो वो क्रेडिट है या डेबिट, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? पासबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल या अनफेवरेबल? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई पासबुक। सोर्स अपने को डिटरमाइन करना पड़ेगा, फेवरेबल या अनफेवरेबल। पासबुक इज द सोर्स। पासबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल या अनफेवरेबल? क्विकली। रितिका, इट इज अनफेवरेबल। पासबुक का डेबिट बैलेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनफेवरेबल। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी फेवरेबल। मैंने बोला उल्टा होता है। सो ओके। तो पासबुक का बैलेंस इज अनफेवरेबल, पासबुक का बैलेंस इज अनफेवरेबल। अब क्या क्वेश्चन, ये इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। सो बैंक कलेक्टेड द इनकम, विच इज द सोर्स? प्लीज टेल मी। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक डेबिट बैलेंस, व्हाट इज द डेस्टिनेशन? क्विकली। करेक्ट रितिका, कैशबुक इज द डेस्टिनेशन। सॉर्टेड। अब डायरेक्ट, सॉरी, इनकम कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इनकम कलेक्ट करी, मतलब सोर्स ने कलेक्ट करा, सोर्स ने कलेक्ट करा मतलब गलत। एक मिनट। फर्स्ट डिटरमाइन बैलेंस क्या होगा? फर्स्ट डिटरमाइन व्हाट विल बी द बैलेंस। इनकम कलेक्टेड बाय बैंक, बैलेंस बढ़ेगा या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? सोर्स इज पासबुक, डेस्टिनेशन इज कैश बुक। मैं बोल रहा हूँ सोर्स में एंट्री, सोर्स में हुई बैंक कलेक्टेड। सो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या गिरेगा? क्विकली। इंक्रीज। ऐशानी सिंह इंक्रीज। रितिका, रितिका सिंह बैलेंस गिरेगा। आराम से रितिका। इनकम कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इनकम कलेक्ट किया डायरेक्टली, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ना चाहिए मेरा। तो ओके। तो फर्स्ट फर्स्ट फिल इज बैंक बैलेंस बढ़ेगा, दिस इज आवर सोर्स, सोर्स हमेशा गलत है। तो गलत करने के लिए क्या है? उल्टा माइनस कर दो। अब देखो। तो मैंने प्लस को माइनस कर दिया, माइनस। लेकिन मेरा साइन क्या है? माइनस, अनफेवरेबल। माइनस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस।
आर यू एबल टू सी दिस प्लस? आई एम अगेन रिपीटिंग। आराम से सोचो, टेक योर टाइम। इसीलिए हम लोग रिवीजन करने बैठे हैं। एक ही चीज, एक ही फंडा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। फर्स्ट आइडेंटिफाई द सोर्स। सोर्स आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ फेवरेबल या अनफेवरेबल वो भी आइडेंटिफाई कर लो। स्टेप वन डन। स्टेप टू, आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन। कीप थिंग्स वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कैश बुक या बैंक बुक, मतलब पासबुक। एंड देन उसके साथ साथ बैलेंस फेवरेबल या अनफेवरेबल सोर्स का। डेस्टिनेशन सेकंड स्टेप। आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ फेवरेबल अनफेवरेबल को अब छोड़ देना है आपको। अगर अनफेवरेबल है तो उसको माइनस कर दो। अगर बैलेंस फेवरेबल हुआ तो हेडेक ही नहीं है। मैं जानबूझ के अनफेवरेबल डिस्कस कर रहा हूँ। अगर बैलेंस फेवरेबल हुआ तो दिक्कत ही नहीं है। दो बैलेंसेस विल बी फेवरेबल। बैंक बुक मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस एंड कैश बुक का डेबिट। सोचने का सिंपल तरीका, कैश बुक से सोचो, कैश बुक इंट्यूटिव है। कैश बुक का डेबिट इज फेवरेबल तो बैंक का उल्टा इज फेवरेबल, क्रेडिट इज फेवरेबल। कैश बुक का क्रेडिट इज अनफेवरेबल तो बैंक का उल्टा इज गोइंग टू बी अनफेवरेबल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये मैंने डिटरमाइन कर लिया। अब देखो, सिंपली अनफेवरेबल दिमाग में डालो। अगर अनफेवरेबल है तो अपने को साइन उल्टा करना है, दैट्स इट। दैट इज द लास्ट स्टेप। तो अब मैंने बोला कि इनकम कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस इज इटसेल्फ द सोर्स। तो सोर्स हमेशा गलत, तो उल्टा कर दो, माइनस। प्लस का मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस जाना चाहिए, लेकिन डालने से पहले सोचो कि भाई अपना तो स्टार्ट ही अनफेवरेबल है। तो माइनस माइनस प्लस तो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। कैन एनीबडी टेल मी? बैंक चार्जेस में इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एन अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, व्हाट शुड आई डू? बैंक चार्जेस लेविड फर्स्ट स्टेप्स फर्स्ट। बैंक चार्जेस की वजह से बैंक बैलेंस में इफेक्ट होगा या कैश बुक में इफेक्ट होगा? ईशांत आंसर इज करेक्ट। रितिका, मैंने पूछा कि बैंक चार्जेस अगर लगा रहा है तो कहाँ पे इफेक्ट होगा, पासबुक या कैश बुक? करेक्ट। सबका आंसर इज पासबुक। तो बैंक ने चार्ज कर दिया तो व्हाट विल हैपन टू द बैंक बैलेंस? इंक्रीज और डिक्रीज? बैंक ने चार्ज किया, इंक्रीज या डिक्रीज? फ्लैट, सिंपल सोचो आराम से। ऐशन का करेक्ट, रितिका? डिक्रीज, परफेक्ट। तो डिक्रीज किया अपना, ओके। फर्स्ट आइडेंटिफाइड कि बैंक बैलेंस डिक्रीज होने वाला है। बैंक बैलेंस से तो अपना सोर्स था, तो अपने माइनस डिक्रीज माइनस करेंगे तो उसको प्लस कर देंगे उल्टा। फर्स्ट स्टेप डन। मुझे लगता है कि प्लस करना चाहिए, लेकिन प्लस करने में गया, लेकिन ऊपर देखा कि भाई साइन तो अनफेवरेबल है, तो प्लस का भी माइनस हो जाएगा। बैंक चार्जेस लेविड विल बी डिडक्टेड व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन अनफेवरेबल बैलेंस। अगर फेवरेबल है तो आपको दिख रहा होगा, फेवरेबल में दिक्कत ही नहीं है। जो किया वही सही है, जाने दो, नो साइन चेंज। यहाँ पे दो बार साइन चेंज हो रहा है। क्यों साइन चेंज हो रहा है? फर्स्ट, एक तो सोर्स में चेंज हो रहा है। सोर्स में जो भी हम लोग करेंगे सोर्स में जो भी हम लोग करेंगे उसका एग्जैक्ट उल्टा अपने को इफेक्ट देना पड़ेगा। इफेक्ट देने के बाद डिटरमाइन कर लिया कि ये उल्टा इफेक्ट देंगे, जाएंगे वहां पे, लेकिन जाने के पहले प्लीज चेक की बैलेंस फेवरेबल अनफेवरेबल। और एक चीज करते हैं, मैं जानबूझ के उल्टा ले रहा हूँ। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, फर्स्ट डिटरमाइन रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक की वजह से बैलेंस। फर्स्ट टेल मी, कैश बुक में आएगा पासबुक में, इसका इम्पैक्ट। अपना स्टार्ट वही है, अपना स्टार्ट कौन सा है? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक इज अपना सोर्स, डेस्टिनेशन इज कैश बुक। तो पहले मुझे बताओ कि इसका जो इम्पैक्ट है रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, वो कहाँ पे जाएगा, कैश बुक में या बैंक बुक में? यशंत करेक्ट है। रितिका वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। रितिका आराम से, आई गेस यू आर जस्ट, अब डर रही हो। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, क्लियर कट लिखा है। इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? कैश बुक में होगा, पासबुक में इम्पैक्ट क्यों होगा? रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, वो लिख ही रहा है कि कैश बुक में इम्पैक्ट है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड रितिका। डोंट पैनिक, मैंने पहले ही बोला था। अगेन फर्स्ट क्लास का रेफरेंस। नेवर एवर पैनिक। आराम से सोचो। पैनिक करोगे तो हर बार आंसर गलत ही आएगा। एंड गलती के ऊपर और गलती, गलती के ऊपर और गलती, एंड इट्स लूप। सो रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। ओके, सो कैश बुक में इम्पैक्ट आएगा, डेस्टिनेशन हमेशा सही। ओके, कैश बुक का बैलेंस कम होगा या इंक्रीज होगा? टेल मी नाउ। फर्स्ट मैंने आइडेंटिफाई किया कैश बुक या पासबुक, तो मैंने बोला कैश बुक, कैश बुक अपने डेस्टिनेशन है, तो वो जो करेगा वही अपने को करना है, सिंपल एज दैट। तो अब मुझे बताओ कि कैश बुक, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक हुआ
तो बैलेंस इंक्रीज हुआ या क्रेडिट कम हुआ? ऋतिका का आंसर करेक्ट है। इंक्रीज हुआ। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो मतलब अपने को भी बैलेंस बढ़ाना है। तो मेरे दिमाग में आया कि हम लोग प्लस करेंगे। प्लस लेके मैं गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, लेकिन जाने से पहले ऊपर देखा। स्टार्ट क्या था? अनफेवरेबल। प्लस को माइनस कर दो। आर यू एबल टू सी? आंसर इज माइनस, लास्ट कॉलम, फोर्थ। आंसर इज माइनस। ओके, नाउ आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। चलो ये लिया जाए। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। आपको मुझे बोलना है प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। आई विल जस्ट जूम अ बटन। नो चीटिंग प्लीज। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, ये वाला। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, आपको देना है मुझे आंसर। ऐशान इज सेइंग प्लस। रितिका वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। लेट्स डिस्कस। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, तो मतलब डेस्टिनेशन में कुछ किया है। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड मतलब कहने से अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट्स। अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट मतलब बैंक बैलेंस क्या इंक्रीज हुआ होगा, तो अपने को भी प्लस करना है। आंसर इज गोइंग टू बी माइनस, दोनों का आंसर इज रॉन्ग। इसलिए मैंने बोला प्रैक्टिस करो। गलती क्या हुआ पता है आपका? आपने देखा कि क्रेडिट, सी, इन दोनों में फर्क है। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक एंड अंडर कास्टिंग में फर्क है। अंडर कास्टिंग का मतलब क्या? क्रेडिट साइड कम दिख रहा है। अगर बैंक बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक में, अगर कैश बुक में क्रेडिट साइड अगर कम दिख रहा है मतलब पेमेंट कम दिख रहा है। अल्टीमेटली तो वही हो गया। अगर कैश बुक में क्रेडिट साइड कम दिख रहा है मतलब पेमेंट कम दिख रहा है, तो बैलेंस, हमेशा मैंने बोला है कि बैलेंस के ऊपर सोचो। अगर मैंने पेमेंट कम दिखाया तो बैलेंस क्या दिखाया? बैलेंस प्लस करके दिखाया, इंक्रीज करके। सो प्लस, उस एंगल से आपका सही था प्लस, लेकिन मैंने बोला था वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन अनफेवरेबल पासबुक का बैलेंस। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन अनफेवरेबल पासबुक का बैलेंस। सो अपने को साइन रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस का माइनस। चलो नेक्स्ट। प्लीज टेल मी अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट एंड कैश बुक। Ritika, question is we are starting from an unfavorable passbook का balance. We are starting from unfavorable passbook का balance and we need to adjust this item in our bank reconciliation statement. तो क्या करूं मैं? प्लस करूं या माइनस करूं? एज सिंपल एज दैट। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक एंड दिस इज द ट्रांजेक्शन जो आपके एग्जाम में आया है। लेट्स से अंडर कास्टिंग डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। क्या एडजस्टमेंट करूं मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में? आराम से सोचो। ऋतिका वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऋतिका आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऐशन का आंसर वैसे करेक्ट है। करेक्ट। आंसर अब करेक्ट है। चलो और एक। दिस इज हाउ वी रिवाइज। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, रैंडम उठा था। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, क्या करूं? अनफेवरेबल पासबुक बैलेंस। जानबूझ के मैं अनफेवरेबल ले रहा हूँ बिकॉज अनफेवरेबल में दिक्कत होता है। फेवरेबल में तो कोई भी कर देगा। ऐशान इज सेइंग माइनस। ऋतिका वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऋतिका प्लस बोल रही है। लेट्स सी। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। बैंक ही सोर्स है और बैंक ने गड़बड़ कर दिया। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। बैंक ने बैलेंस कम कर दिया होगा, अपने को उल्टा करने प्लस करना पड़ेगा।
लेकिन अनफेवरेबल तो माइनस, आंसर इज गोइंग टू बी माइनस। ऐशन का करेक्ट है। रितिका कहाँ पे आप गलती कर रहे हो? मैंने बोला है डोंट पैनिक, आराम से प्रोसेस में जाओ। एक्सपेंसेस, क्वेश्चन वही है, स्टार्ट वही है। अनफेवरेबल बैंक, अनफेवरेबल पासबुक का बैलेंस, ओके सॉर्टेड। तो ऊपर माइनस साइन लग गया, अनफेवरेबल। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, सो बैंक पासबुक में चेंज हुआ है। बैंक पासबुक ही मेरा सोर्स है। बैंक जो करेगा, सोर्स जो करेगा उसका उल्टा। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, मतलब बैंक बैलेंस कम कर दिया बैंक ने, सोर्स में ही कम कर दिया, तो सोर्स का उल्टा। माइनस का प्लस कर देंगे, ओके। आप प्लस लेके गए वहां पे, लेकिन बैलेंस तो अनफेवरेबल है, तो उल्टा कर दो, माइनस। अगर यही फेवरेबल बैलेंस होता तो प्लस का प्लस जाता, तो सही होता रितिका आपका। चलो नेक्स्ट। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ईशान का आंसर आया है, लेट्स सी। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। दोनों का आंसर माइनस है। चेक्स इशूड, लेट्स सी। प्रोसेस में, प्रोसेस फॉलो करेंगे। फर्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इज एन एडजस्टमेंट टू कैश बुक में चेंज है। सो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक ने माइनस कर दिया होगा। डेस्टिनेशन वही है, तो हम भी माइनस करने जाएंगे। हम भी माइनस करने जाएंगे, लेकिन आंसर इज गोइंग टू बी उल्टा, प्लस। दोनों का आंसर इज रॉन्ग। यू रिक्वायर इवन मोर प्रैक्टिस नाउ। आप समझ नहीं रहे हो। द सिस्टम विच आई हैव गिवन यू इज सो सिंपल कि कभी गलती गलती होगा ही नहीं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आराम से सोचो। स्टार्ट क्या? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, खत्म। डेस्टिनेशन क्या? व्हाट इज माय डेस्टिनेशन? कैश बुक, सॉर्टेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो चेक इशू हुआ होगा तो कैश बुक में माइनस हुआ होगा। कैश बुक में माइनस हो गया, कैश बुक इज द टारगेट, तो हम भी माइनस करने चाहेंगे। माइनस लेके गए बैंक रिकंसिलिएशन में, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस उसका उल्टा, प्लस। चलो, और प्रैक्टिस चाहिए होगी फिर। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, टेल मी। अब गलती नहीं होना चाहिए। आराम से, देर इज नो हरी। आराम से सोचो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। फर्स्ट, द सिस्टम स्टेप वन इज डिटरमाइंड, सोर्स इज बैंक पासबुक, डेस्टिनेशन इज कैश बुक एंड बैंक का पासबुक इज अनफेवरेबल। आइडेंटिफाई कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी चार्ज कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, पासबुक या कैश बुक? उस एंगल से सोचो, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर। एंड इम्पैक्ट भी कैसा? बैंक बैलेंस में, और सॉरी नॉट बैंक बैलेंस, बैलेंस के साथ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, वही सोचना है। और कौन सा? ईशान ने मुझे आंसर दिया है। वेटिंग फॉर रितिका। रितिका का आंसर अब करेक्ट है। इंटरेस्ट, ईशान ने आपका रॉन्ग है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बैंक ओडी पे इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब बैंक बैलेंस क्या हुआ, बैंक बैलेंस घट गया। बैंक बैलेंस ही सोर्स है, उसको उल्टा करना पड़ेगा, प्लस। प्लस लेके गए बैंक रिकंसिलेशन में, लेकिन बैंक रिकंसिलेशन के ऊपर देखा अनफेवरेबल बैलेंस है, प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस, ओके। आई गेस अभी भी आपको बहुत दिक्कत हो रहा है। चलो, टेल मी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, दिस टाइम आई एम स्टार्टिंग विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। आपको आना ही चाहिए अब। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, दिस टाइम आई एम स्टार्टिंग विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। आई एम स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, व्हाट इज द एडजस्टमेंट विच आई शुड डू? रितिका ने आंसर दिया है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ऐसा वेटिंग फॉर यू। दोनों का आंसर माइनस आ रहा है, लेट मी चेक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने पैसा डायरेक्ट डिपॉजिट किया कहाँ पे, बैंक में। आई एम स्टार्टिंग विद बैंक। मैं तो हमेशा गलत हूँ, मैं माइनस करने जाऊंगा। माइनस उल्टा किया मैंने, माइनस लेके गया बीआरएस में। दिस टाइम इट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, मतलब फेवरेबल है। माइनस का माइनस ही रहेगा अब। आर यू एबल टू सी? माइनस, ओके। और एक, एक्सपेंस नहीं है, नहीं। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक,
नाउ आई एम क्रेडिट बैलेंस ऑफ आई एम स्टार्टिंग विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से। दिस इज द एंट्री: बिल रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। प्लीज टेल मी। आई एम स्टार्टिंग विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड दिस इज द एंट्री। बहुत इजी। रितिका का आंसर इज करेक्ट, ऐशन का आंसर इज रॉन्ग। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, मैंने बोला वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का अब करेक्ट है ऐशन का। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल। अनफेवरेबल सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अनफेवरेबल में दो बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अनफेवरेबल सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल माइनस, ओके ठीक है। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड डेस्टिनेशन इज बैंक। बैंक ने बिल रिसीव कर लिया तो बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया। मैं भी प्लस करूंगा, डेस्टिनेशन को फॉलो। प्लस लेके गया बीआरएस में। साइन इज उल्टा, माइनस होगा। आंसर इज गोइंग टू बी माइनस। लेट मी चेक। अनफेवरेबल सेकंड कॉलम। अरे ओल्ड सी माइनस। चलो। आ, ये वाला लेते हैं: ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, हमेशा बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से बैलेंस पे। वो सोचो, वो सोचते ही आपका गेम आधा खत्म है वहां पे। मैंने बोला वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ईशान ने आंसर दिया है ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। सही है ईशान का आंसर। वेटिंग फॉर रितिका। द मोमेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेबल एंड द सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन इज इजी। इसमें यही चीज है मेन। रितिका का आंसर इज रॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम अगेन। आई एम स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। आई एम स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ओके सॉर्टेड, ये दिमाग में आ गया। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल दिमाग में कान खड़े। ओके। अब सोर्स इज कैश बुक, डेस्टिनेशन इज बैंक पासबुक। अब देखिए ट्रांजैक्शन: ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का ओवरकास्टिंग मतलब ज्यादा दिखा दिया है मैंने। रिसिप्ट ज्यादा दिखा दिया तो बैलेंस भी ज्यादा दिखा दिया होगा कैश बुक में। सोर्स से कैश बुक था, बैलेंस ज्यादा दिखा दिया, प्लस किया। अपने को उल्टा करना है, माइनस। माइनस लेके मैं गया, ऊपर देखा अनफेवरेबल, माइनस का उल्टा प्लस। आंसर इज गोइंग टू बी प्लस। मेरा एक भी बार रॉन्ग नहीं हो रहा है, आपका इतनी बार रॉन्ग हो गया। मेरा क्यों रॉन्ग नहीं हो रहा है? बिकॉज आई एम जस्ट फॉलोइंग द सिस्टम। दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ गिविंग यू द सिस्टम। चलो ये करो। अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, सोर्स वही है। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज द सोर्स। अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। ऐशन का करेक्ट है। रितिका यू आर अगेन मेकिंग द सेम मिस्टेक। आप एग्जैक्ट उल्टा एंट्री दे रहे हो। अगर आप एग्जैक्ट उल्टा एंट्री दोगे कि आंसर आंसर विल बी जीरो। अगेन रिपीटिंग: अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, खत्म। शुरुआत सोर्स कैश बुक, क्रेडिट साइड अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कान खड़े। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, प्लीज रितिका मुझे ये बताओ, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब बैलेंस बढ़ा या बैलेंस कम हुआ? प्लीज टेल मी। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज होकर दिख रहा है या डिक्रीज होकर दिख रहा है?
वहीं पे गड़बड़ है रितिका। आप क्रेडिट साइड देख के बोल रहे हो कि बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, बट अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग का मतलब क्या? अंडर कास्टिंग का मतलब ये होता है, अंडर कास्टिंग मतलब क्रेडिट साइड मैंने कम दिखाया, दिखाना चाहिए था 500, मैंने दिखाया 400। दैट इज अंडर कास्टिंग। अगर मेरा क्रेडिट साइड अंडर कास्टेड है, 500 की जगह मैंने 400 का ही पेमेंट दिखाया, तो बैंक बैलेंस क्या दिखाया? बैंक बैलेंस तो इंक्रीज करके दिखाया मैंने। बैंक बैलेंस इन द सेंस बैलेंस ऑफ द कैश बुक। आई होप रितिका यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड। बैलेंस मेरा इंक्रीज होकर दिख रहा है, सोर्स में ही गड़बड़, प्लस सोर्स ने प्लस किया, सोर्स से हमेशा उल्टा माइनस। माइनस लेके गया मैं, बीआरएस में माइनस बैठा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज गोइंग टू बी प्लस। ये रहा। प्लीज टेल मी, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। प्लीज आंसर रितिका। ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड। बैंक कैश बुक वाले बैलेंस में क्या इंपैक्ट होगा, दैट इज द मेन थिंग। वो गलत डिटरमाइन कर लिया तो आंसर पूरा गलत है फिर। दोनों का आंसर अब करेक्ट है। ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट साइड पेमेंट ज्यादा दिखा दिया तो बैलेंस कम हो गया मेरा, तो बैलेंस कम हो गया तो माइनस, लेकिन सोर्स में ही गड़बड़, माइनस को प्लस कर देंगे। प्लस लेके मैं गया वहां पे, ऊपर देखा माइनस, प्लस का माइनस कर दो, आंसर आ गया। कभी भी आपका गलती नहीं होगा, माइनस। लास्ट, लॉकर रेंट रेंट लेविड बाय बैंक। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक से मैं शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, लॉकर रेंट लेविड बाय द बैंक। ओके सम कितनो इश्यूज। ईशान इज सेइंग प्लस, लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, समकित यू आल्सो आंसर। रितिका का भी सेम, ईशान का भी सेम। समकित वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैंने बोला लॉकर रेंट लेविड बाय द बैंक, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। एड करेक्ट। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब अनफेवरेबल, कान खड़े ओके। लॉकर रेंट डेबिट बाय द बैंक, बैंक ने डेस्टिनेशन हमेशा सही, बैंक ने बैलेंस कम करके दिया तो मैं भी माइनस करूंगा। माइनस करने गया लेकिन अनफेवरेबल था ऊपर, माइनस माइनस प्लस। एड। सबके प्लीज टेल मी, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से, क्या लिया जाए, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, तो इस चीज का एडजस्टमेंट क्या होगा? एवरीबॉडी टेल मी वापस से। मैं बोल रहा हूँ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, सो अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट कैश बुक का एंट्री क्या होगा, प्लस या माइनस? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। ऐशान इज सेइंग, ऐशान ने आंसर दिया है, ठीक है। संकेत ऐशान का आंसर मैच हो रहा है, रितिका वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। रितिका उल्टा आंसर दे रही है, माइनस, लेट्स सी। मैंने बोला डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, सो अनफेवरेबल है। आई होप सबके कान खड़े हो गए होंगे, इट इज अनफेवरेबल। डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक इज अनफेवरेबल। ओके। अब अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, कैश बुक में अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट मतलब मैंने बैलेंस कम दिखाया, मैंने बैलेंस कम दिखाया, दैट इज डेस्टिनेशन, दैट इज डेस्टिनेशन। बैलेंस मैंने कम दिखाया, माइनस किया होगा सामने वाले ने, तो मैं भी माइनस करने जाऊंगा। माइनस करने गया, लेकिन फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस, माइनस का प्लस। ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ बैंक पासबुक, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ बैंक पासबुक, प्लीज टेल मी ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, क्या एडजस्टमेंट, प्लस या माइनस? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। ये तो बहुत ही ईजी है। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन, ओके,
मैं बोल रहा हूँ आई एम स्टार्टिंग विथ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। आई एम स्टार्टिंग विथ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। एंड उसमें मुझे ये एडजस्टमेंट दिखा, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड वाला, फर्स्ट ये वाला। संकेत ने आंसर दिया है कुछ। वेटिंग फॉर ऐशान एंड रितिका। वेटिंग फॉर ऐशान एंड रितिका, प्लीज टेल मी। ऐशान, okay, there was a lag. Okay, okay. So I'm repeating the question again. I'm starting with a credit balance of bank passbook. I'm starting with credit balance of a bank passbook. And ये ट्रांजैक्शन मेरे सामने आता है, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। व्हाट विल बी द एंट्री, प्लस या माइनस? आई हैव रिपीटेड द क्वेश्चन ईशान। संकित एंड रितिका दोनों अलग आंसर दे रहे हैं। ईशान, यू आर द टाई ब्रेकर। रितिका चेंज दर आंसर। तो संकित ने वापस अपना आंसर चेंज किया है। आंसर इज गोइंग टू बी एड। कैसे? आई एम स्टार्टिंग विद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक इज अ पॉजिटिव बैलेंस, इज फेवरेबल। कान खड़े मत करना, फेवरेबल है, प्लस। मैं पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, कैश बुक में कुछ हुआ, कैश बुक में होगा वो भगवान है। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट ज्यादा दिखा दिया है मैंने। अगर मैंने रिसिप्ट ज्यादा दिखा दिया कैश बुक में तो बैलेंस प्लस होके आया होगा। तो मुझे भी प्लस करना है, तो चलो मैं प्लस करने जाता हूँ, ऊपर भी प्लस ही है, फेवरेबल बैलेंस। आंसर इज गोइंग टू बी प्लस। रितिका, आपका सही होने के बाद वापस आपने चेंज किया आंसर। ऐसा आपका गलत था। इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? ये टेबल अगर आपको एक बार आगे आपने को रटना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू सिट एंड रेक्टिफाई दिस। ओके, तो अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है इस चीज की। Okay, because this is a revisionary session. Okay. Again, two methods of bank reconciliation. BRS without adjusted cash book and with adjusted cash book. When we are adjusting cash book में BRS में दो ही इंटरेस्ट बचेंगे, कौन सी? चेक वाली, टाइमिंग डिफरेंस। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। दो मेथड कर रहा था। एक मेथड में BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, दूसरी मेथड में BRS विद एडजस्टेड कैश बुक। मैंने बोला था कि कैश बुक में अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हो तो भाई तू चला के एडजस्ट कर दे। किसके लिए रुक रहा है? अगर कैश बुक एडजस्ट हो सकता है तो एडजस्ट कर दे। तो फर्स्ट एडजस्ट द कैश बुक एंड देन गो एंड एडजस्ट व्हाट, देन गो अहेड एंड एडजस्ट व्हाट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड? ये पूरा का पूरा डिटेल में नोट्स में दिया हुआ है। मेथड वन, BRS without adjusted cash book, take any of the four starting balances, apply add subtract rules. The final figure will be balance of other book. BRS with adjusted cash book is update the cash book first. What is step one? Update the cash book for all the items customers should have recorded. अगर तू कैश बुक इंप्रूव कर सकता है तो कैश बुक बैठ के इंप्रूव कर दे। डोंट वेट फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड देन टेक द इम्प्रूव्ड कैश बुक का बैलेंस एंड देन ट्राई टू रिकंसाइल। देन स्टेप टू, BRS देन कंटेन्स ओनली टाइमिंग डिफरेंसेस। मैंने बोला था चेक वाले डिफरेंसेस रहेगा। इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है 6.1 में, आइटम्स एडजस्टेड इन द कैश बुक, मेथड टू स्टेप वन। ये सारे आइटम्स देखो, एक भी आइटम देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। चलो, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो व्हाट विल हैपन? मुझे इंटरेस्ट मिला तो आई शुड ऐड। कि अगर बैंक ने ट्रांजेक्शन कर दिया तो तू किसके लिए रुका हुआ है? यू ऑल्सो गो अहेड एंड ऐड। बैंक ने चार्ज कर दिया तो तू माइनस कर दे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, बैंक ने ऐड कर दिया तो तू भी ऐड कर दे। डोंट वेट, गिव द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने माइनस किया, तू माइनस कर दे। डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने प्लस किया, तू प्लस कर। बिल्स कलेक्टेड डिस्काउंटेड बाय बैंक, बैंक प्लस, तू भी प्लस। डिसऑनर्ड चेक्स, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बैंक ने माइनस किया होगा, तू भी माइनस कर दे।
We are basically sitting and adjusting what our cash book because we can sit and adjust our cash book. Undercasting of debit side of bank account. Anyone? एरर हो गया. अंडरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट. एनीवन? कैन एनीबॉडी टेल मी क्या क्या करना पड़ेगा इसमें? रितिका ने आंसर दिया. वेटिंग फॉर समकित एंड ईशान. अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, व्हाट शुड वी डू? इट इज इररिलेवेंट समकित. किससे स्टार्ट कर रहे हो हम लोग? मैंने बोला डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज अंडरकास्टेड. तो बैंक अकाउंट में क्या चेंज हुआ होगा? बैंक ने ऐड किया होगा, माइनस किया होगा? अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड प्लस होगा. ओके, उल्टा सोचो रमकित. ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड. आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. बैंक का डेबिट इज अनफेवरेबल. बैंक का डेबिट साइड इज एक्सपेंस अनफेवरेबल. अगर बैंक का डेबिट साइड ओवरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट मतलब बैंक ने ज्यादा माइनस कर दिया तो तू भी माइनस कर दे. बैंक ने अंडरकास्ट किया मतलब एक्सपेंस कम माइनस किया, मतलब प्लस किया होगा इनडायरेक्टली, तो तू प्लस कर दे. आई होप समके इट इज ओके टू यू. एंड टेल मी नाउ, अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट क्या करूं? इसमें इट इज इररिलेवेंट कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस स्टेप में. वी आर जस्ट एडजस्टिंग our cash book basis the adjustments on the transactions which bank has already done. रितिका ने आंसर दिया, जो कि करेक्ट है. रितिका इज नाउ गिविंग मी राइट आंसर. आई गेस पैनिक हो गई थी वो पहले. संकित एंड ऐशन, प्लीज टेल मी. संकित का करेक्ट है. ऐशान? ओके, वी आर गोइंग टू माइनस. हमेशा कभी भी दिक्कत हो ऐसे एडजस्टमेंट में, कैश बुक एडजस्टमेंट में, कि जैसे कि अंडरकास्टिंग नहीं समझ में आ रहा है, ओवरकास्टिंग सोचो. अगर क्रेडिट साइड का ओवरकास्टिंग होता मतलब रेवेन्यू ज्यादा दिखा दिया तो बैंक ने ऐड किया होता. तो इसमें तो अंडरकास्टिंग है तो माइनस किया होगा, तो तू भी माइनस कर दे. खत्म, माइनस, डिडक्ट. एंड देन उसके बाद दो ही टाइमिंग डिफरेंसेस बचेंगे. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर्ड. इसमें तो अपना नॉर्मल रूल्स लग जाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन. प्रेजेंटेशन, बैलेंस प्रेजेंटेशन, प्लस एंड माइनस अपने कौन से करते हैं, प्लीज टेल मी. बैलेंस या प्लस एंड माइनस? विच इंस्टीट्यूट फॉलोज मोर, बैलेंस या प्लस एंड माइनस? प्लीज टेल मी विच इंस्टीट्यूट फॉलोज बैलेंस प्रेजेंटेशन या प्लस एंड माइनस. प्रोवाइडेड यू आर वर्किंग हार्ड, आपको समझ में आ जाएगा. ऐशान? ऐशान का आंसर इज रॉन्ग. इंस्टीट्यूट कौन सा फॉलो करता है? करेक्ट. सबके आपके भी रॉन्ग है. बैलेंस प्रेजेंटेशन फॉलो करता है इंस्टीट्यूट यूजुअली. बैलेंस प्रेजेंटेशन मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, खत्म. अमाउंट में स्टार्ट विद बैलेंस, ऐड, सब कुछ जो ऐड करने वो ऐड कर दो, सब कुछ जो माइनस करने वो माइनस कर दो. प्लस एंड माइनस इज हैविंग टू डिफरेंट कॉलम्स, ऐड एंड माइनस. इंस्टीट्यूट बैलेंस प्रेजेंटेशन फॉलो करता है. आई होप ऐशान एंड समकित यू आर आल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चन, बिकॉज आई डाउट आप कर रहे हो क्या क्वेश्चन सॉल्व. बिकॉज रितिका ने तुरंत बोला बैलेंस रिप्रेजेंटेशन. ओके, नो इश्यूज. दो अलग अलग कॉलम नहीं देता यूजुअली, मतलब है एग्जांपल दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, बट दे डोंट डू दैट. आई होप समकित यू आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड. सॉरी. आई होप समकित यू आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड. सो ऑन दैट नोट, प्लीज क्विकली टेल मी कि आपको कोई डाउट है क्या? ओके. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आई हैव मेनली रिवाइज्ड द मेन स्टफ. ये वाला तो, जिस वाला जस्ट फॉलोज, इफेक्ट ऑफ फॉलोज फॉलोज, वो रवि किशन का मीम आ रहा है, आई डोंट नो है. जैसे ही मैं फॉलोज बोल रहा हूँ. एनीवेज, आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग द रवि किशन मीम.
वैसे आपको यूज नहीं करना चाहिए इंस्टाग्राम अब, 1 महीने के लिए। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये तो चीजें हमने डिस्कस करी। ये पूछ रहा है बेसिकली बैलेंसेस पे क्या फर्क, अगर किसी को बैलेंसेस में दिक्कत हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है बैलेंसेस में इम्पैक्ट क्या होगा, तो दिस इज द टेबल फॉर यू। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कैशबुक वर्सेस पासबुक। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया तो कैशबुक में से माइनस कैशबुक कम, कैशबुक लोअर देन पासबुक। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक का पासबुक का बैलेंस ज्यादा, कैशबुक का कम। सीबी, पीबी इज मोर देन सीबी। ओके ग्रेट रितिका। सो मैंने ये रिवाइज नहीं करवाया बिकॉज इट इज वेरी इजी। बैलेंसेस में क्या इम्पैक्ट है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज वेरी इजी टाइमिंग। सबसे ओके, आई विल जस्ट मार्क इंपॉर्टेंट टेबल्स। कौन से whenever you are revising the bank reconciliation stuff, usually क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन शुड बी रिवाइज यूजिंग क्वेश्चंस, एज सिंपल एज दैट। मैं अभी क्वेश्चंस क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट यू टू अप्लाई योर ब्रेन्स। आई होप संकित, आपके आने से पहले भी डिस्कस्ड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द आरटीपी एमटीपी एंड पीवाई क्यू। आई होप आपने वो नेविगेट कर लिया होगा। सो आई हैव शेयर्ड वन ड्राइव, उसी ड्राइव में, सो उस ड्राइव में देर आर 3 फोल्डर्स, एमटीपी आरटीपी एंड पीवाई पीवाई क्यू, एंड देन 3 अलग अलग एक्सेल्स। आरटीपी का एक्सेल अलग, एमटीपी का अलग, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सेल अलग। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में देयर आर 64 क्वेश्चंस मिला के, एमटीपी आरटीपी एंड पीवाई क्यू मिला के। तो मैंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली कि 64 क्वेश्चंस बैठ के आप सॉल्व करो, बिकॉज एक ही अपने को चैप्टर नहीं देना है, अपने को और भी सारे चैप्टर्स है। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज द स्मार्ट वे, व्हाई इज टेबल 3.2 रेलेवेंट। 3.2 इज रेलेवेंट बिकॉज अगर आपको दिक्कत होता है, सी द ओनली रेलेवेंट टेबल इज दिस, दिस इज द मास्टर, दिस इज द की। ये आपको समझ में आ गया, बैंक रिकंसिलिएशन समझ में आ गया, खत्म। यही मास्टर टेबल है। बाकी नीचे, नीचे इज मेथड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन एंड ऑल दैट स्टफ। आइटम्स विच आर एडजस्टेड इन कैश बुक, मैंने क्यों मार्क करवाया 3.2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको दिक्कत होता है कि बैलेंस में क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये वाला टेबल काम का नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट द फैक्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बैलेंसेस, you won't be able to understand what is the impact which is going to be on the adjustment। अगर आपको बैलेंस ही समझ में नहीं आ रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो आप क्या एडजस्टमेंट करोगे। दिस एडजस्टमेंट अज्यूम्स, ये वाला टेबल अज्यूम्स कि आपको बैलेंस में क्या इम्पैक्ट होगा वो समझ में आता है। कि अगर डेस्टिनेशन का बैलेंस कम हो रहा है तो मैं भी कम करूंगा, सोर्स का बैलेंस कम हो रहा है तो मैं प्लस करूंगा, सोर्स का बैलेंस प्लस हो रहा है तो मैं माइनस करूंगा। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वही समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे। दिस टेबल इज देन रिडंडेंट। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड क्यों वाई 3.2 इज इंपॉर्टेंट। 3.2 इज इंपॉर्टेंट, फिफ्थ तो इट इज अ मास्टर की, फिफ्थ। देन और क्या इंपॉर्टेंट है, आई विल जस्ट शो यू। ये 6.1 आइटम्स एडजस्टेड इन द कैश बुक, स्पेशली फॉर एडजस्टेड कैश बुक वाले सम्स। इसने पूरा रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, देखो। मेथड 2 स्टेप 1 एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए दिस आर द जनरल एडजस्टमेंट्स, दिस आर द जनरल एडजस्टमेंट्स, ये वाले एडजस्टमेंट्स होंगे ही होंगे। सो प्लीज टेल मी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में रिवाइज करवाया। आई जस्ट थ्रोड सर्टेन क्वेश्चंस, यू वर आंसरिंग। स्टार्टिंग में बहुत गलती हो गई, बट टुवर्ड्स द एंड आंसर्स प्रॉपरली आने लगे थे। प्लीज टेल मी, इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई भी डाउट हो इन बैंक रिकंसिलिएशन, उससे भी इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो प्लीज आस्क। एंड समकित, ओके, सो समकित मैंने बोला था कि इससे पहले मैं बोल रहा था कुछ, ऐशान आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एज वेल। तो समकित मैं बोल रहा था आपके आपके आने से पहले, हमने डिस्कस किया कि सर एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू का हमने पूरा का पूरा कंपाइलर दे चुके। सॉरी, कंपाइलर इन द सेंस, इट्स नॉट अ कंपाइलर, इट हैज इंडिविजुअल पेपर्स इन इट, बट उसके ऊपर देर इज वन मास्टर एक्सेल। दैट मास्टर एक्सेल इज लाइक अ मैप। आप कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी अटेम्प्ट उठा लो, आपको वो रिलेवेंट क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पे। आई होप समकित आपने देखा होगा वो शीट। दैट इज अ मास्टर एक्सेल। इफ यू वांट टू सॉल्व बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, हर एक अटेम्प्ट वाइज कौन सा क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन पे है, वो आपको दिख जाएगा वहीं पे। देर आर इन टोटल 64 क्वेश्चंस, एमटीपी आईटीपी एंड पीवाईक्यू मिला के। तो मैंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ 64 क्वेश्चंस बीआरएस का ही कर रहे हो। मैंने बोला आधा मैन्युअली सॉल्व करो हाथ से,
आधा विल बी रिव्यूड, बिकॉज 64 में से अगर आपने 32 भी कर लिए मैन्युअली सॉल्व, एंड बाकी के 32 आपने बस ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से देख लिया, मतलब आपको ऑडिट करना है उस चीज का ऑडिट। आई विल नॉट रिकमेंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब क्या? क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देख रहे थे। संगीत अनाउंसमेंट्स में हो चुका है लिंक शेयर। एक मिनट, अनाउंसमेंट्स में उसका लिंक शेयर हो चुका है, आपने देखा नहीं था क्या? आपने देखा नहीं था क्या? आई विल जस्ट, लेट मी चेक ये फाउंडेशन। मैं आपको डेट भी दिखाता हूँ कब शेयर हुआ था, जस्ट गिव मी अ मिनट। इज एनीबडी एबल टू, एक मिनट, अभी मुझे मिल नहीं रहा है कब शेयर हुआ था। एनीबडी कैन हेल्प मी आउट देयर, रितिका, अपना ऐशान, लेट मी चेक, एक मिनट। ओके, मिल गया मुझे। ये शेयर हुआ है अपना वेंसडे को। ओके, ग्रेट संकेत। तो मैं आपको एक बार वापस से दिखा देता हूँ। आई विल जस्ट रीशेयर माई स्क्रीन एज वेल, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, इवन रिविजनरी लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, इसलिए आई एम जस्ट एम्फेसाइजिंग दैट। इसका मतलब ये नहीं कि आप आओगे नहीं लेक्चर में। ओके, सो आर यू एबल टू सी दिस? मैं दिखा रहा हूँ तब तक स्क्रीन पे। दिस इज आरटीपी का पूरा टॉपिक मैपिंग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर एक आरटीपी में पूछा है लास्ट वेडनेसडे। ऐशान, यस, आर यू एबल टू सी? समकित, 30, सॉरी, यस, 31 क्वेश्चंस आर देयर। 31 क्वेश्चंस आर देयर इन आरटीपी ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चन, सबका रेफरेंस दिया हुआ है। लेट्स से September 26 दिस इज द लेटेस्ट आरटीपी। September 26 इज द लेटेस्ट आरटीपी। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 18 का पार्ट 4, नो 6, उसमें आपको मिल जाएगा। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट, क्वेश्चन 18 का पार्ट नंबर 6। Probably it will be a theory. It is a theory. The fifth question is full-fledged question on bank reconciliation. I hope Samkit you are able to understand how to use this sheet, and for that matter, everybody is able to understand how to use this sheet. एमटीपी में जा रहा हूँ मैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, बीआरएस हर एक जगह पे लिखा हुआ है। देयर आर 15 क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट पेपर एज वेल। May 26 का लेटेस्ट सीरीज 1 सीरीज 2 इज देयर। कौन से क्वेश्चंस? क्वेश्चन 2B 5 मार्क्स। कितने मार्क के लिए पूछा है? टोटल 114। इसमें तो मार्क्स भी है बिकॉज एमटीपी, एमटीपी तो मार्क्स होगा ही। कितने मार्क का पूछ रहे हैं ये लोग? 4 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क्स। क्वेश्चन रेफरेंसिंग आर देयर, एक ही जगह एक ही एक्सेल पूरा का पूरा इज देयर। सो फॉर एग्जाम्पल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको ये सॉल्व करना है 2B, तो सीरीज 2, मई जून में सीरीज 2 मई 24 में क्वेश्चन 2B में जाओगे तो आपको बीआरएस मिल जाएगा, बीआरएस का क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? एक मिनट, 18 बार पूछा है। 18 बार पूछा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हर एक अटेम्प्ट में आता है। लास्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क का आया था? लास्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क का आया था? एक मिनट, 5 मार्क्स। लास्ट अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का आया था, उससे पहले 5 5। आर यू एबल टू सी? आई एम नॉट सेइंग कि इस बार बहुत ज्यादा आएगा, बट पिछले 3 अटेम्प्ट से 5 मार्क्स का आ रहा है। सितंबर जैन, दिस इज अ वेरी बैड मेथड ऑफ स्टडिंग। अपने को जज नहीं करना है कितने मार्क का क्या आएगा, एबीसी नहीं करना है अपने को। बट आर यू श्योर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विल बी देयर, इट्स अ गारंटी। मैं लिख के दे रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विल बी देयर इन योर एग्जाम। फ्लैट, आएगा ही आएगा। सो दिस इज हाउ यू शुड यूज इट। तो मैं बोल रहा था कि आपको कैसे स्मार्टली करना है ये चीज। हाँ, सब चैप्टर्स को इक्वली करेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, आई विल गो बैक टू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं बोल रहा था कि हाउ टू बिहेव स्मार्टली, हाउ टू स्टडी स्मार्टली। तो 64 क्वेश्चन है, तो अपने 31 ही मैन्युअली करेंगे हाथ से, बिकॉज सारे के सारे 64 क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपका एक वीक इसमें ही चला जाएगा।
अपने को बाकी सारे चैप्टर्स भी है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी है। तो अपने क्या करेंगे, आधे ही मैन्युअली सॉल्व करेंगे और आधे कौन से लेटेस्ट वाले आधे, तो उल्टा जाएंगे लिफो, नए से पुराने में जाएंगे, नए से हम लोग पुराने में जाएंगे। तो नए वाले चैप्टर, नए वाले जो क्वेश्चंस होंगे 31, लेट से आरटीपी में अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 18 क्वेश्चंस है। तो लेटेस्ट 9 अटेम्प्ट के मैन्युअली सॉल्व करोगे, बाकी 9 ऑडिट। ऑडिट मतलब क्वेश्चन देखा, दिमाग में आंसर आया, स्क्रिबलिंग, दिमाग में आंसर है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, प्लस माइनस, नॉट विद प्रॉपर फॉर्मेट, स्क्रिबलिंग, ये स्क्रिबलिंग ऐसे ऐसे होना चाहिए, वर्क फ्लो क्लियर, एक बार देख लो सॉल्यूशन, अगर मैच होता है तो यू आर गुड टू गो। लेकिन आपको आधे क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं हाथ से मैन्युअली, कॉपी पे पेन लेके, अदरवाइज स्पीड विल नॉट बी देयर। सो एनी क्वेश्चंस ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इफ नो, we will take a 5 minute break and then we will continue with inventory. Ashan is saying there is no question. Ritika is saying there is no question, and Samkita, I'm waiting for you. Then we will take a 5 minute break. Okay, great. तो अभी अपने 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू बैक। इन्वेंट्री में इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, आई विल जस्ट गो टू द इन्वेंट्री एज वेल। सॉरी, इन्वेंट्री में इतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज द नोट्स, आई होप एवरीबडी इज यूजिंग दिस नोट्स, फिजिकल कॉपी ऑफ द बुक। आई होप इट इज हेल्पफुल। सारी की सारी चीजें इसमें, इस बुक में, ईच एंड एवरी, छोटे से छोटे पॉइंट होगा तो भी वो उसमें होगा। जैसे कि अभी हमने देखा है एडजस्टेड कैश बुक, तो पूरा लिस्ट दे दिया है कि दिस विल बी द प्रोबेबल एडजस्टमेंट्स। आई होप एवरीबडी इज यूजिंग दिस बुक ओनली, नो अदर सोर्सेस। ये बुक एंड क्वेश्चंस खत्म। अगेन रिपीटिंग माय फर्स्ट क्लास, मैंने बोला था कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस नहीं करना है अपने को, अपने को मल्टीपल सोर्सेस नहीं करना है, एक ही बुक। कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक, क्वेश्चंस के लिए आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, इलस्ट्रेशंस, वो सब चीजें, दैट्स इट, प्योर इंस्टीट्यूट का मटेरियल। सो समकित इज सेइंग यस, व्हाट अबाउट रितिका एंड ऐशान? ओके ग्रेट। ऐशान, आई होप दिस बुक इज हेल्पफुल टू यू एज वेल। सारी की सारी चीजें इसमें, आई गेस वो ब्रेक पे चला गया होगा। एनीवेज, लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड वी विल मीट अगेन। इन्वेंट्री में टाइम नहीं लगेगा अपने को। बैंक रिकंसिलिएशन इज द ह्यूज, मतलब मेन थिंग, बिकॉज वो थोड़ा टेढ़ा है। ओके, इन्वेंट्री वाला चैप्टर इज वेरी इजी। इन्वेंट्री वाला चैप्टर इज वेरी इजी। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? एवरीबडी नोज। स्टॉक का मतलब क्या? इट इज माई करंट एसेट। फर्स्ट, इट इज माई करंट एसेट, जो मैं ऑपरेशंस के लिए जो मुझे चीजें लगती है, एज सिंपल एज दैट, दैट इज माई इन्वेंट्री। जो चीजें मुझे ऑपरेशंस के लिए लगती है, दैट इज माई इन्वेंट्री। थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री: वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ऑर्डर में बोलो तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, तीन टाइप की इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेडिंग कंसर्न में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अलग अलग। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब, मैंने बोला ग्रोसरी स्टोर, ट्रेडिंग कंसर्न इज माई ग्रोसरी स्टोर। स्टॉक लिया, स्टॉक बेच दिया, स्टॉक लिया, स्टॉक बेच दिया, वी आर जस्ट ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब वी विल हैव वर्क इन प्रोग्रेस एज वेल। देखो, ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडेड गुड्स, पैकिंग सप्लाईज, कार्टन्स एंड स्टेशनरी, इमेजिन द ग्रोसरी स्टोर, एज सिंपल एज दैट। प्रोडक्ट्स हेल्ड फॉर रिसेल इन एग्जिस्टिंग फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेल इन एग्जिस्टिंग फॉर्म। सेम फॉर्म, ग्रोसरी स्टोर मैंने लिया, बेच दिया, एचयूएल से साबुन लिया, मैंने बेच दिया, नो चेंज इन द फॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्म इज गोइंग टू चेंज, मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स, मेंटेनेंस, सप्लाई, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। सिंपल चीज याद रखना, ट्रेडिंग कंसर्न में देयर विल बी फिनिश्ड गुड्स, ना रॉ मटेरियल ना डब्ल्यूआईपी। मेरे पास फिनिश्ड गुड्स आया, मैंने बेच दिया, खत्म, ट्रेडेड गुड्स का ही इन्वेंट्री होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रॉ मटेरियल आया आया, उसको प्रोसेस किया, आधा डब्ल्यूआईपी में होगा, एंड देन फिनिश्ड गुड्स। Items not included in inventory, very important. Machinery spares used for only for specific fixed asset. It is treated as a fixed asset. Chapter 5, मशीनरी स्पेयर जो उस एसेट के लिए ही लग सकते हैं, दैट इज नॉट माई इन्वेंटरी, वो फिक्स एसेट है। लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, जैसे कि स्क्रू, बहुत सारे स्क्रू पड़े हुए हैं, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, आर पार्ट ऑफ इन्वेंटरी, इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने बोला इसी बुक को फॉलो करो, इस बुक में सारा का सारा कंटेंट है, इसमें एक्सेप्शंस भी कवर्ड है। मैंने क्या बोला? आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी, एक चीज, मशीनरी स्पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड। बट अगर वो जनरल स्पेयर्स है, लूज टूल्स, लूज मतलब बहुत सारे नट्स एंड बोल्ट्स पड़े हुए हैं वैसे ही, तो वो क्या हो गया? दैट इज माई इन्वेंटरी, जनरली पड़े हुआ है, जनरल पड़ा हुआ है, लूज टूल्स। बैलेंस शीट ट्रीटमेंट, क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड करंट असेट्स इन बैलेंस शीट, एवरीबडी नोज दिस। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन,
थोड़ा सा कहानी लिखा है थियरी, इनकम डिटर्मिनेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, इजी। इनकम डिटर्मिनेशन डेफिनेटली कॉग्स इम्पैक्ट होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉग्स? दिया हुआ है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉग्स। फाइनेंशियल पोजीशन, करंट एसेट्स बैलेंस शीट पे दिखेगा, लिक्विडिटी एनालिसिस, रेशियो, करंट रेशियो, रेशियो तो आपके कोर्स में नहीं है अब, बट ट्वेल्थ कॉमर्स में आपने, आई होप आपने पढ़ा होगा। बेसिकली अगर आपने पढ़ा भी ना हो, कहना इसे, इन्वेंट्री इज माई करंट असेट एंड करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज माई करंट रेशियो। तो रेशियो में काम में आएगा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। शेड्यूल 3 मुझे बोलता है कि तुम्हें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ओके, क्विकली, रैपिड फायर टाइप। क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड, व्हाट विल हैपन टू इनकम? क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड, व्हाट विल हैपन टू इनकम? रैपिड फायर, क्विकली। ऐशा ने अब जवाब दिया है। व्हाट विल हैपन टू प्रॉफिट? संकित। हायर प्रॉफिट। लेस प्रॉफिट कैसे? एक्सपेंस विल बी लेस। समझा क्या? क्लोजिंग इन्वेंटरी अगर ओवरस्टेटेड हुआ, क्लोजिंग इन्वेंटरी कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर वो क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना संकित। ओपनिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड, प्लीज टेल मी, इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला इसमें? क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड में व्हाट हैपेंड टू माय नेट इनकम? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ओवरस्टेटेड। रीजन भी दिया हुआ है यहाँ पे। क्लोजिंग, ओके, लोअर प्रॉफिट। नेक्स्ट, ओपनिंग इन्वेंटरी अगर ओवरस्टेट हुआ तो इट इज रिटर्निंग मी लोअर प्रॉफिट। प्लीज टेल मी संकित एंड रितिका, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल चीज चल रही है। क्लोजिंग इन्वेंटरी कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड। ओपनिंग इन्वेंटरी कहाँ पे होता है? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर मेरा ओपनिंग इन्वेंटरी ज्यादा हो गया तो एक्सपेंस ज्यादा, प्रॉफिट कम। अगर मेरा क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट ज्यादा, मतलब इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट ज्यादा। अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी कम हो गया तो इनकम कम, एक्सपेंस उतना ही तो प्रॉफिट कम। अगर ओपनिंग इन्वेंटरी अंडरस्टेटेड, एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट ज्यादा। एज सिंपल एज दैट। एरर इन क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ ईयर 1 बिकम्स अ हेडेक इन द नेक्स्ट ईयर ओपनिंग इन्वेंटरी एज वेल। चेन इफेक्ट होता है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल चीज है, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। देन मैं जाता हूँ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अपने अभी डिस्कस करेंगे विद कॉस्ट। सो व्हाट इज इन्वेंटरी हमने देखा, अब अपने सेकंड पोर्शन में कि व्हाट इज वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट एंड एनआरवी अब अपने डिस्कस करेंगे कॉस्ट पे। मैंने क्या एक चीज बोली थी कॉस्ट पे? हमेशा एक चीज याद रखना, फॉर इन्वेंटरी, बीट फॉर अ लॉन्ग टर्म एसेट, all the expenses incurred to bring that asset in the present location and condition as intended by the management. I am again repeating, all the expenses incurred to bring that particular asset to the present location and condition as intended by the management. यहाँ तक मैनेजमेंट जो चाहता है वहां तक जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे इन्वेंटरी की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट पे मैंने वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, all the expenses incurred to bring the inventory to the present location and condition as intended by the management is what? सारे के सारे कॉस्ट ऐड कर दो इन इन्वेंटरी। कौन सी कॉस्ट? परचेस का कॉस्ट ऐड कर दो। परचेस प्राइस प्लस नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट। अगर रिकवरेबल हुआ तो वो नहीं आएगा, अगर रिकवरेबल हुआ तो वो नहीं आएगा। बाजू में देखो, व्हाट इज एक्सक्लूडेड? ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, रिबेट नहीं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स नहीं, रिकवरेबल जीएसटी नहीं। इरिकवरेबल जीएसटी, इरिकवरेबल टैक्स आएगा बिकॉज वो रिकवर नहीं कर पाओगे आप। कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। परचेस करके मैं आया, फ्रेट वगैरह सब कुछ लगा दिया मैंने, डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मेरे पास आने के बाद आई विल जस्ट प्रोसेस दैट। सो मेरा लेबर लगेगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का ओवरहेड्स लगेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मुझे मिल रहा है संकित, अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो दैट इज काइंड ऑफ माई रिकवरेबल टैक्स, नॉट इंक्लूडेड। बट क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर देगा, नो नीड टू वरी। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि दिस इज माई नॉन रिकवरेबल टैक्स। ओके, so cost of purchase sorted, cost of conversion, direct labor plus fixed and variable production overheads, indirect cost and direct cost। allocated जो कॉस्ट होगी, अपने कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे, अपने को क्वेश्चन में दे देगा। डायरेक्ट जो लेबर लगा प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो अलोकेटेड है इस प्रोडक्ट पे, वो दो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में सारे की सारी कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अनलोडिंग भी आ गया। एबनॉर्मल वेस्टेज, ओके, विच आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। मैंने बोला कि एबनॉर्मल हमेशा एक्सक्लूड होगा। एक हमेशा याद रखना कि कॉस्ट उधर तक ही आएगा जहां तक मैनेजमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग दिस असेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मैंने 5वीं बार बोला है मैंने ये।
तो देखो, एबनॉर्मल वेस्टेज हमेशा बाहर। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज इज नॉट द लोकेशन विच आई एम इंटेंडिंग, बाहर। एक ही एक्सेप्शन है स्टोरेज का, कोल्ड स्टोरेज। वाइन, वाइन के केस में, वाइन के केस में कहने से, बिकॉज इट द स्टोरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वाइन। जितनी वाइन पुरानी उतनी इट इज बेटर। जितनी पुरानी वाइन उतनी इट इज बेटर। तो कहने से मैनेजमेंट तो इंटेंट चाहेगा, मैनेजमेंट चाहेगा कि ये इन्वेंट्री और देर तक अपने पास बनी रहे। तो उस केस में स्टोरेज विल बी पार्ट ऑफ माई कॉस्ट। अगेन द सेम प्रिंसिपल, all the expenses to bring the asset to the present location and condition intended by management। मैनेजमेंट चाहता है, बिकॉज वाइन का कंपनी है, कि अपने पास स्टोरेज में पड़ा रहे, तो स्टोरेज आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, नेवर इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बिकॉज उसका क्या, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नेवर इंक्लूडेड। क्या कॉस्ट वाला एंगल इस सबको क्लियर है? मैंने बोला दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, वी विल क्विकली रिवाइज दिस स्टफ, दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। सबके दिस सेइंग यस, व्हाट अबाउट रितिका एंड ईशान? कॉस्ट वाला एंगल क्लियर हुआ सबको? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी आएगा, संकेत नीचे आएगा वो। लिफो लिफो। पहले मैंने क्या बोला था, व्हाट इज द एंटायर इन्वेंटरी का चैप्टर, पहले वैल्यूएशन करना सीखो। इस वैल्यू पे लेके आओ, कॉस्ट या एनआरवी। उस वैल्यूएशन पे लाने के लिए वी विल हैव टू फॉलो इन्वेंटरी टेकिंग, दो इन्वेंटरी टेकिंग, पीरियोडिक एंड, और दूसरा कौन सा, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। पीरियोडिक एंड परपेचुअल, एंड देन उसके बाद डिटरमाइन करो कि कौन सा स्टॉक। तो उसमें फीफो एंड लिफो। तो मैं आ रहा हूँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैंने क्या बोला था, बहुत सिंपल चीज है। ये टेबल को फॉलो करना। फिनिश्ड गुड्स अगर हुआ तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डब्ल्यूआईपी हुआ तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल में वेरी इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल डबल स्टार। रॉ मटेरियल में एनआरवी का फॉर्मूला इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों? बिकॉज अगर हम यही रॉ मटेरियल में आज खरीदने जाओ तो मुझे कितने में पड़ेगा? दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर। बाय प्रोडक्ट्स, इफ कॉस्ट नॉट सेपरेटली डिटरमाइनेबल तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी मतलब ये फिनिश गुड्स वाला। रिटन डाउन टू एनआरवी इज असेस्ड एट ईच बैलेंस शीट डेट on an item by item basis। Gains on one item cannot offset losses on another। क्या लिखा है? आइटम बाय आइटम, क्लास वाइज नहीं बोला है, एक एक आइटम बाय आइटम। अगर स्क्रू ड्राइवर से अपने पास, तो स्क्रू ड्राइवर इज अ क्लास अलग। अगर मेरे पास नट बोल्ट है तो नट बोल्ट इज अ क्लास। अगर मेरे पास पानी का बॉटल, इट इज अ डिफरेंट क्लास। आइटम बाय आइटम बेसिस पे। क्या ये चीज क्लियर हुई? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट इज क्लियर, एनआरवी इज बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर डब्ल्यूआईपी तो और एक कॉस्ट जुड़ जाएगा, कौन सा? कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल के केस में एनआरवी नहीं होता, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। कि अगर मैं आज यही चीज खरीदने जाऊँ तो कितने में पड़ेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या सबको क्लियर हुआ? एनआरवी, मैं जानबूझ के फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज इट इज रिवीजन। कॉस्ट और एनआरवी सबको क्लियर है? वापस से मैं बोल रहा हूँ कि एंटायर इन्वेंटरी चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड थ्री थिंग्स। फर्स्ट, वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सेकंड, इन्वेंट्री का स्टॉक गिनूं कैसे? तो पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। एंड थर्ड, कौन सी इन्वेंट्री, फीफो या लीफो? तीन ही पिलर्स है उसके, पूरे पूरे इन्वेंट्री वाले चैप्टर के। देयर आर ओनली थ्री पिलर्स। अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू किसका लूं? वैल्यू लेने के लिए कौन सा स्टॉक लूं? तो फीफो एंड लिफो। लेकिन ये गिनूं कैसे? पीरियोडिक एंड परपेचुअल। एज सिंपल एज दैट। Ritika is saying yes. What about Samkit and Ishan? I know I'm going fast, but we are revising the stuff. कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता कि सिर्फ फास्ट जा रहे हो। वी आर रिवाइजिंग द स्टफ। Ishan, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, ग्रेट। तो अब मैं सेकंड पिलर पे आ रहा हूँ, इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम। पीरियोडिक एंड परपेचुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द टेबल, गो टू टेबल। पीरियोडिक एंड परपेचुअल, बेसिस क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट। पीरियोडिक मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न था, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को आज बंद कर दो, आज स्टॉक टेकिंग है। दैट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग मतलब एक दिन स्टॉक टेकिंग होगा। परपेचुअल मतलब आई एम, नाउ डोंट कंफ्यूज कि सर कंपनीज में भी तो अब आज भी स्टॉक टेकिंग होता है। वो स्टॉक टेकिंग क्यों होता है? ऑडिट करने के लिए। ये वाला पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग इज डिफरेंट। इसमें तो अपने को पता ही नहीं है कि इन्वेंट्री कितना है। हम एक दिन जगेंगे, लेट से क्वार्टर एंड पे या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड पे। फाइनेंशियल ईयर एंड पे मैं जगा और मैंने काउंट किया कि भाई इतना स्टॉक है मेरे पास। दैट इज डिफरेंट।
आजकल जो होता है स्टॉक टेकिंग, दैट इज फॉर ऑडिट पर्पज। एवरीबडी फॉलोज अ परपेचुअल सिस्टम नाउ डेज। सबके पास रिकॉर्ड है, सबके पास सिस्टम होता है। सो इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी इन पीरियोडिक एक पीरियड पे, जैसे कि मैं अचानक से जगह और मैंने आज काउंट किया तो एट अ पर्टिकुलर डेट ओनली। सो पीरियोडिक इन्वेंट्री टेकिंग मतलब एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि मेरे पास इतना इन्वेंट्री है। परपेचुअल में मुझे हर एक मूवमेंट पे पता है कि इतना इन्वेंट्री मेरे पास पड़ा हुआ है, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। आया, इशू किया, आया, इशू किया, एज सिंपल एज दैट। सो इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी इन पीरियोडिक विल बी पर्टिकुलर डेट। परपेचुअल नाम में ही है, परपेचुअल कंटिन्यूअस। कॉक्स डिटर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार। कॉक्स डिटर्मिनेशन, इट इज अ रेसिडुअल फिगर। इट इज अ रेसिडुअल फिगर। इसमें कॉक्स का डेफिनेशन वो है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग तो मुझे पता होगा, लास्ट टाइम स्टॉक टेकिंग किया। परचेस मुझे पता है एंड क्लोजिंग मुझे पता है, क्लोजिंग तो अभी तो होगी ना। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज माई कॉग्स। सो कॉग्स इज माई रेसिडुअल फिगर। कंप्यूट करना पड़ता है। एंड इस केस में इट इज डायरेक्टली डिटरमाइंड, बिकॉज मुझे हर एक मूवमेंट पे पता है कॉक्स कितना है। क्यों हर एक मूवमेंट पे पता है? बिकॉज ओपनिंग परचेस दोनों पता है, लेकिन हर एक मूवमेंट पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी पता है। क्यों हर एक मूवमेंट पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता है? बिकॉज हर एक मूवमेंट पे आई एम रिकॉर्डिंग कि इतना इशू हुआ। अचानक से मैं जग नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट परपेचुअली रिकॉर्डिंग द स्टफ। सो कॉग्स इज डायरेक्टली डिटरमाइंड, वन शॉट, एक क्लिक पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकली काउंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार अगेन। इट इज फिजिकली काउंटेड, इट इज अ बैलेंसिंग फिगर। वाई क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अ बैलेंसिंग फिगर? बिकॉज जितना इशू हो रहा है उतना तो मुझे पता है। अगर मेरे पास ओपनिंग है, परचेस है, इशू है, बचा हुआ क्या? क्लोजिंग है। इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। लॉस हिडन इन कॉग्स, नॉट हिडन, इट इज हिडन इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉमन सेंस। अगर मैं कॉग्स कंप्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉग्स वाज, आई वाज कंप्यूटिंग द कॉग्स। तो कहने से लॉस अगर कुछ हुआ तो वो कॉग्स में जुड़ गया। मतलब लेट से मेरे पास 101 यूनिट थे, लेकिन अचानक से मैं जगा और मैंने गिना तो मेरे मेरे को 100 यूनिट्स मिले। तो कहने से एक यूनिट तो ऑटोमेटिकली मुझे पता ही नहीं चला कि एक यूनिट तो किसी कोई चोर के चला गया। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? ये लॉस प्रिफरेज वाला पॉइंट तो थोड़ा ट्रिकी है। कॉग्स में क्या होता है? व्हेन आई एम फॉलोइंग द पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम में मैं अचानक से एक दिन जगता हूँ एंड आई आई जस्ट वेरीफाई माई इन्वेंट्री। दैट्स व्हाट आई डू। सो एक्चुअली इन्वेंट्री मेरे पास 101 थी, लेकिन जब मैंने काउंट किया तो मेरे पास 100 था। मुझे पता ही नहीं था कि 101 था। तो 100 था तो ऑटोमेटिकली एक जो पिल्फरेज मतलब छोटी चोरी, पिल्फरेज मतलब छोटी चोरी, तो मुझे एक चोरी हो गई वो पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मैंने बेच दिया होगा। एंड लॉस इन पिल्फरेज इज हिडन इन क्लोजिंग इन्वेंट्री इन परपेचुअल, बिकॉज आउटपुट क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग प्लस परचेस इशू। तो इशू अगर इतना कम हुआ है तो 101 में जुड़ जाएगा पिल्फरेज। देन इन्वेंट्री कंट्रोल नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल बिकॉज हर एक मोमेंट पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। बिजनेस डिसरप्शन, इट रिक्वायर्स पीरियोडिक, मैंने अभी बोला। एक दिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बंद कि आज स्टॉक टेकिंग होगा, तो इट हिंडर्स बिजनेस, इट डिसरप्ट्स बिजनेस। परपेचुअल में देयर इज नो डिसरप्शन। कॉस्ट, सिंपलर एंड लेस एक्सपेंसिव, इट इज कॉस्टलियर। परपेचुअल में आपको पूरा का पूरा ईआरपी सिस्टम चाहिए हर एक मूवमेंट पे ट्रैक करने के लिए। सुटेबिलिटी, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड इट इज सुटेबल फॉर मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। प्लीज टेल मी, क्या सबको क्लियर हुआ? सेकंड पिलर। फर्स्ट पिलर वाज वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सेकंड पिलर इज कैसे गिनूं पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक एंड परपेचुअल में पॉइंट नंबर 3, 4, 3, 4, 5 आर द मोस्ट क्रुशियल। 3, 4, 5 आर द मोस्ट क्रुशियल इस वाले टेबल में। ओके, Ritika is saying she is able to understand. What about Samkit and Ashan? Ashan, Samkit is also able to understand. Ashan, tell me. ओके, हो सकता है कुछ लैग हो। तो अब मैं जा रहा हूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स में गिनूं कैसे। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब ज्वेलरी। एक एक ज्वेलरी, हर एक ज्वेलरी इज डिफरेंट, उसका डिजाइन इज डिफरेंट, तो उसमें हो गया स्पेशल आइडेंटिफिकेशन। नाम में ही लिखा है, आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई इट स्पेसिफिकली, यूनिट बाय यूनिट, क्वांटिटी बाय क्वांटिटी, बिकॉज क्वांटिटी कम है, कम क्वांटिटी लेकिन हाई वैल्यू। Specific identification method. Specific costs attributed to identified items of inventory used for items that are not ordinarily interchangeable and high value. Jewelry. Separate lots maintained, each item tracked to its actual price. Of course, तनिष्क एक एक ज्वेलरी ट्रैक करेगा अलग से, बिकॉज एक भी चोरी हो गई तो 4-5 लाख का चूना लग जाएगा सीधा। ओके, सबके हियर इज योर फीफो एंड लीफो।
फीफो मेथड में बोल रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पुराना वाला जो स्टॉक आया वो मैंने पहले बेचा। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेटेस्ट वाला माल जो आया वो मैंने बेचा। दिस इज एन अजम्पशन। दिस इज एन अजम्पशन। देखो स्टार्ट ही बोल रहा है अज्यूम्स। अज्यूम्स गुड्स परचेस्ड एंड प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। एक्चुअल में एक्चुअल मूवमेंट से लेना देना नहीं है इसका। प्राइस डिटर्मिनेशन से लेना देना है। वो जो हम लोग कॉस्ट और एनआरबी विचर्स लेवर बोल रहे थे बार बार, वो डिटरमाइन करेंगे कैसे? व्हाट इज कॉस्ट? हर एक यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो वो कॉस्ट निकालने के लिए फीफो लिफो है। तो फीफो में क्या अज्यूम करता हूँ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पुराना वाला माल आया था वो मैंने पहले बेच दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो में नया वाला माल जो आया वो मैंने बेचा पहले, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो इज नॉट परमिटेड, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट। लिफो इज नॉट, लिफो मेथड इज नॉट परमिटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन एन इरेशनल अजम्पशन नॉट बी यूज्ड। व्हाई इरेशनल अजम्पशन? ऐसा थोड़ी होगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो पुराना आया वही तो मैं पहले बेचूंगा। नया वाला आया और नया ही बेचते रहा तो पुराना वाला तो सड़ जाएगा। दैट इज एन इरेशनल अजम्पशन। सिंपल एवरेज, नो नीड टू एक्सप्लेन। सम ऑफ ऑल द प्राइसेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, खत्म। तीन कौन सी? दो ही मेथड्स आर वेरी, तीन मेथड्स आर वेरी फेमस। लिफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज। इंडिया में लिफो इज नॉट अलाउड, यूएसए में लिफो इज ऑल्सो अलाउड। सिंपल एवरेज वेरी इजी। वेटेड एवरेज मतलब वेटेड एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। क्लोजिंग इन्वेंटरी इज क्लोजिंग यूनिट्स इनटू वेटेड एवरेज प्राइस। आई एम अगेन रिपीटिंग। व्हाट इज माय वेटेड एवरेज प्राइस? इन सिंपल एवरेज में फर्क क्या है? सम ऑफ ऑल द प्राइसेस। कहने से सिंपल एवरेज प्राइस में मैंने क्वांटिटी देखा ही नहीं। लेट्स से 10, 20 एंड 30। एक लेट्स से मेरे पास 10 बिस्किट 10 रुपए के, 20 बिस्किट 20 रुपए के। चलो लेट्स, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। मेरे पास एक बिस्किट 10 रुपए का, दो बिस्किट 20 रुपए के एंड तीन बिस्किट 30 रुपए का। सिंपल एवरेज विल बी 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाई 3। कितना होता है? 60 डिवाइडेड बाई 3, 20 रुपीज है सिंपल एवरेज। क्वांटिटी आता ही नहीं है सिंपल एवरेज में। वेटेड एवरेज में क्वांटिटी भी आता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो 10 का एक बिस्किट तो 10, 20 के दो बिस्किट तो 40, तीन के 30 के तीन बिस्किट तो 90, 90 + 40 130 + 10, 140। 140 डिवाइडेड बाई तीन कितना होता है? 140 डिवाइडेड बाय तीन, आई गेस 33.33। 140 डिवाइडेड बाय तीन ऐसा क्यों हो रहा है? 43.33, नॉट 33, 43.33। Permitted by accounting standards, weighted average method is more famous. अंडर परपेचुअल, अंडर परपेचुअल मतलब कौन सा परपेचुअल? मेरे पास ईआरपी सिस्टम है। न्यू एवरेज रिकैलकुलेटेड ऑन ईच रिसीट ऑफ फ्रेश गुड्स। अंडर पीरियोडिक सिंगल एवरेज कंप्यूटेड फॉर द एंटायर पीरियड। डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर टू सिस्टम्स। कुछ भी होगा संकेत, इट माइट बी 46.66, ठीक है। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, अपने को कैलकुलेट नहीं कर रहा, मतलब मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। द होल पर्पज इज टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स अगेन। सिंपल एवरेज प्राइस का मतलब मैंने क्या बोला? ऑनली प्राइस का टोटल एंड डिवाइडेड बाय नंबर, खत्म। जैसे ही वेटेड एवरेज आएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी का वेट्स आएगा, तो दैट इज वेटेड एवरेज प्राइस। तो जिस सिंपल एवरेज प्राइस का आंसर वाज 30, 30 था, यस, नो, 60/3 20 था। जिस चीज का आंसर 20 था उसी चीज का आंसर अब 46 हो गया वेटेड एवरेज में। क्यों? बिकॉज क्वांटिटी इज इन प्ले नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परपेचुअल में न्यू एवरेज इज कैलकुलेटेड ऑन ईच रिसिट। इजंट इट वेरी ऑब्वियस? हर एक रिसिट पे क्वांटिटी विल चेंज, हर एक रिसिट पे क्वांटिटी विल चेंज, तो हर एक एवरेज विल चेंज। ये हो गया मेरा न्यू एवरेज अंडर परपेचुअल। लेकिन पीरियोडिक में एक पीरियड के लिए कैलकुलेट कर लो। अब अगले क्वार्टर में मिलता है, अब 3 महीने बाद मिलता है। प्लीज हैव अ लुक एट द कंपैरिजन टेबल फर्स्ट, 7.6, एंड देन टेल मी आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, समथिंग इज एबल टू अंडरस्टैंड, ग्रेट। व्हाट अबाउट रितिका एंड ईशान? ओके, ग्रेट। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जस्ट एक थोड़ा सा टच अपॉन है। अगर राइजिंग प्राइसेस है, राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन मतलब राइजिंग प्राइसेस, तो कैन आई से व्हेन आई एम यूजिंग अ फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना वाला पहले मैंने बेचा, तो पुराना वाला पहले मैंने बेचा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी चीप। देखो लोएस्ट कॉग्स हाईएस्ट प्रॉफिट, अगर कॉग्स कम तो प्रॉफिट हाईएस्ट। क्या आपको समझ में आया? अगर इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब अभी अभी जो प्राइसेस है दैट आर वेरी एक्सपेंसिव, इफ आई एम फॉलोइंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पुराना वाला स्टॉक जाएगा बाहर, पुराना वाला स्टॉक बाहर जाएगा, बेचेगा, मैं बेचूंगा उसको, तो कॉग्स विल बी लोअर। कॉग्स लोअर तो मेरा इन्वेंट्री, कॉग्स लोअर तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा। लेकिन जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है वो दैट इज एक्सपेंसिव, तो वो मेरे बैलेंस शीट में आ जाएगा।
तो हाईएस्ट इन्वेंट्री एग्जैक्टली उल्टा इन लिफो, एग्जैक्टली उल्टा इन इन्फ्लेशन, जो फीफो में होगा उसका एग्जैक्ट उल्टा विल बी लिफो। लोवेस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाईएस्ट कॉग्स एंड लोवेस्ट प्रॉफिट। डिफ्लेशन में क्या, प्राइसेस डिक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना वाला स्टॉक मैंने बेचा तो कॉग्स ज्यादा क्योंकि पुराना वाला महंगा था, कॉग्स ज्यादा, प्रॉफिट कम। लेकिन इन्वेंट्री भी मेरा कम, इन्वेंट्री मेरा कम क्यों, बिकॉज बचा हुआ लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला तो कम प्राइस पे है। लोवेस्ट इन्वेंट्री, हाईएस्ट कॉग्स, लोवेस्ट प्रॉफिट। फीफो का एग्जैक्ट उल्टा इन लिफो, इन डिफ्लेशन एज वेल। वेटेड एवरेज बीच का मॉडरेट। ओके। सर्टन नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एक चीज इसमें हमेशा याद रखना, इंस्टीट्यूट लव्स टू ट्रिक यू गाइस। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे है, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे, मैंने एक टेक्निक भी बोला था आपको, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्या मैंने टेक्निक बोला था, अगर 20% इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, एनीबडी? फ्रैक्शन करके दिखाया था मैंने आपको। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%, तो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स? संकित ने कुछ आंसर दिया है, विच इज करेक्ट। रितिका, व्हाट अबाउट यू? Ritika, what about you? 20% is the gross profit on what? On cost. So what will be gross profit on sales? रितिका, मैंने एक टेक्निक आपको बोला था, हमेशा याद रखना। कॉस्ट से सेल्स में अगर जा रहा हूं मैं, फर्स्ट डिटरमाइन द फ्रैक्शन। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%, मतलब 1/5। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 1/5, तो 1/5 से अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जाना है उस तरफ, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर देना, तो 1/6 हो जाएगा। I hope Ritika now you are able to understand. Let's check. If gross profit on sales is 20%, what is gross profit on cost? मैं उल्टा आ रहा हूँ। अगर कॉस्ट से सेल्स में जाना है तो ऐड करो, अगर सेल्स से कॉस्ट में जाना है तो माइनस करो। संकेत का आंसर इज करेक्ट। रितिका, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। If 25%, sorry, 20% is the gross profit on sales, what is going to be the gross profit on cost? वापस से बोल रहा हूँ रितिका, मैंने बोला कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट फर्स्ट केस में वॉज 20%, सो 20% मतलब 1/5, इतना तो समझ में आया। 1/5 इज 20। तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से जंप करके ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स में जाना है, जंप करके तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? 1/5 था फर्स्ट, कॉस्ट पे इट वॉज 1/5, तो सेल्स में जाने के लिए 1/6। क्यों 1/6? बिकॉज एक मैंने नीचे ऐड कर दिया, 1/5 का 1/6 हो गया, 1/6 का 1/5। तो मैंने क्वेश्चन पूछा अब कि इफ 20% इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, 20% इज ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब 1/5 अब सेल्स में है, तो उसके पीछे आना है, तो कहने से आंसर इज गोइंग टू बी 1/4। Ritika, now tell me again. If 33.33% is the gross profit on cost, what is going to be gross profit on sales? संकेत का आंसर इज करेक्ट। टेल मी रितिका, अगर 33.33% is the gross profit on cost, what is going to be gross profit on sales? सबसे पहले डिटरमाइन करो द फ्रैक्शन, रितिका। What is going to be the fraction? It is going to be 1/3. Gross profit on cost. Cost पहले sales बाद में. So gross profit on cost is going to be 1/3. तो gross profit on sales क्या? 1/4. करेक्ट रितिका। तो वही बोल रहा है, ये कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। स्टेप 1, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट तो अपने को आता है अब निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज देखो कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो, सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कॉस्ट ऑफ परचेस डिवाइडेड बाय सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। कॉम्प्लिकेटेड, कहने से इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अल्टीमेटली क्या, इन्वेंट्री एट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिकली एक चीज याद रखना, वेन एवर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला मेथड आता है, एक हिंट इज देयर, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का मतलब, सर अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस पड़ा हुआ है तो सेलिंग प्राइस से मैं कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूँ? तो सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, आपका आ जाएगा आंसर। तो सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट हटाने के लिए कहने से
मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स चाहिए। रितिका, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस से पीछे मुझे कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट का कोई आइडिया ही नहीं है मुझे, रिटेल बिजनेसेस ये रहा। मैं कितना बेच रहा हूँ वो मुझे पता है, लेकिन कॉस्ट का कोई आइडिया नहीं है। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स माइनस कर दो तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। अगर माई सेलिंग प्राइस इज 100 एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 25%, तो कहने से 100 - 25%, 75 विल बी द कॉस्ट। बट अगर गलती से उसने ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे दिया, तो 100 वॉज माई सेलिंग प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, तभी तो मैं लगा पाऊंगा उस पर परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25, तो 1/4। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या, 1/2, सॉरी 1/5, 20%। तो अब आंसर विल बी 80। प्लीज टेल मी रितिका, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई एम अगेन रिपीटिंग। जो मैं निकालता हूँ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट डिटरमाइन करने उल्टा। तो सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स माइनस कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स माइनस करना है। अगर डायरेक्ट दे दिया तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं दिया है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देगा वो। तो कॉस्ट से सेल्स पे कैसे आना है, फ्रैक्शन ऐड कर दो। अगर 1/4 हुआ तो इज इक्वल टू, सामने सेल्स के लिए क्या, वन तो वन का वन कॉमन, नीचे 1/5 हो जाएगा। अगर 2/4 हुआ, 2/4 तो 1/2 हो गया। अगर 2/5 हो गया, अगर इट इज 2/5 ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो वहां पे जाने के लिए टू का टू कॉमन, लेकिन 2/5 की जगह 2/7 हो जाएगा। 5 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर ऐड। कॉस्ट से सेल्स में जाएंगे तो मार्जिन कम रहेगा। 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7। 1/4 इज ग्रेटर देन वॉट, 1/5। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स से कॉस्ट में कैसे आना है, कॉस्ट से सेल्स में कैसे जाना है, दैट इज क्रूशियल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड रेयरली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, बिकॉज ये आगे वाले कोर्स में, इंटर में। इन्वेंट्री टेकिंग, फिजिकल इन्वेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉमन सेंस लगाना, ईयर एंड खत्म हो गया मेरा, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, देन मैं बैठ के 1 अप्रैल, नॉट नॉट 1 अप्रैल, 30 अप्रैल को अकाउंटिंग कर रहा हूँ। अगेन रिपीटिंग, 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो गया, मैं उसके आगे 30 अप्रैल को बैठ के इन्वेंट्री काउंट करके देखते 31 मार्च को कितना इन्वेंट्री था। तो करने का तरीका, जो भी इस पीरियड में हुआ वो सारा उल्टा दो। अगेन रिपीटिंग, 31 मार्च को इन्वेंट्री था, 30 अप्रैल को एक्चुअल हमने स्टॉक काउंटिंग किया, तो बीच वाले पीरियड को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो अगर सारे के सारे परचेसेस हुए इस पीरियड में, उसको उल्टा कर दो, माइनस कर दो परचेस। सारे के सारे सेल्स हुए तो उसका उल्टा उल्टा कर दो, ऐड कर दो। स्टॉक एज पर काउंट माइनस परचेस ऐड कॉस्ट, काइंड ऑफ संकित। एंड अगर काउंट हुआ 28 फरवरी को, 31 मार्च की जगह 28 फरवरी को ही काउंट हो गया, तो इस पीरियड का तो सारे ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुए तो जाने दो। परचेस हुआ तो ऐड करो, सेल्स हुआ तो माइनस करो। इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? आफ्टर में दिक्कत क्या है, आफ्टर में मुझे उसको उसको उल्टा लेके आना है। मुझे रुकना था 31 मार्च को, लेकिन एक्सीलरेटर ज्यादा दब गया, मैं चला गया 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से पीछे आने के लिए तो मुझे रिवर्स रिवर्स में आना पड़ेगा। अगेन रिपीटिंग, मुझे जाना था 31 मार्च तक, एक्सीलेटर दब गया, मैं चला गया 30 अप्रैल तक, तो रिवर्स आना पड़ेगा। तो परचेस यूजुअली मैं ऐड करता हूँ लेकिन माइनस करो, रिवर्स। सेल्स यूजुअली मैं माइनस करता हूँ लेकिन ऐड करो, रिवर्स। दूसरे केस में क्या, 31 मार्च तक जाना था लेकिन मेरा ब्रेक लग गया पहले ही, 28 फरवरी को। 28 फेब को मेरा ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लग गया तो एक्सीलेटर दे, जस्ट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। परचेस किया तो ऐड कर, सेल्स किया तो माइनस कर, सिंपल। स्पेशल इन्वेंटरी सिचुएशंस, गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। मैंने एक चीज बोला था कि गुड्स अगर हम लोग ऐसे बेचते हैं कि ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने क्या बोला था, ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे मैंने अगर बेच दिया तो ओनरशिप इज विद मी। ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर, बिकॉज उसने अप्रूव नहीं किया है। तो जब तक उसने अप्रूव नहीं किया है, वो वाला इन्वेंट्री भले उसके पास है, मेरे इन्वेंट्री में आएगा। इंक्लूड्स इन सेलर्स क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट अंटिल अप्रूव्ड, नॉट एट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट अंटिल अप्रूव्ड। जब तक वो अप्रूवल नहीं देता है तब तक वो स्टॉक में रहा है, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, ओनरशिप रिमेन्स विद द कंसाइनर, मैं कंसाइनर हूँ, प्रिंसिपल, अंटिल सोल्ड। मतलब कंसाइनमेंट का मतलब मेरा एजेंट होता है, मैंने एजेंट को भेजा कि भाई आपने डीलरशिप लिया कि मेरा बुक से आप आगे जाके झारखंड में लेट से बेच देना, या फिर रायपुर में आप जाके बेच देना, कलकत्ता में जाके आप बेच देना। तो मैंने बोला कि नाउ यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, यू आर माई एजेंट्स नाउ।
तो स्टिल द इन्वेंटरी जो मैंने आपको भेजी है वो दैट ओनरशिप इज विद मी, यू आर जस्ट एन एजेंट। सो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स ऑन सेल और ऑफ रिटर्न बेसिस अंटिल अप्रूवल, दोनों केसेस में स्टॉक विल रिमेन विथ मी। गुड्स इन ट्रांजिट डिपेंड्स ऑन टर्म्स। इफ टाइटल हैज पास टू बायर, मतलब टाइटल पास होना मतलब ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गई हो तो मेरी इन्वेंटरी नहीं, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुए तो वो इन्वेंटरी मेरी है। सो स्पेशल इन्वेंटरी सिचुएशंस में ये तीन आएंगी, तीन में से हमेशा सोचना है ओनरशिप। इसीलिए मैंने बोला दिस बुक इज अ ब्रिलियंट बुक, एक ही बुक में सारी चीजें कवर होती है। एंड देन अगेन वापस से क्विक रिविजन। सो वी हैव रिवाइज्ड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, इन्वेंटरी भी हमने रिवाइज कर लिया। आई एम अगेन रिपीटिंग थ्री पिलर्स ऑफ इन्वेंटरी चैप्टर। कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, लेकिन ये मैं कैसे डिटरमाइन करूँ, तो फीफो एंड लिफो, वेटेड एवरेज, वो सारी मेथड्स। एंड देन कब काउंट करो, तो पीरियोडिक एंड परपेचुअल। इन तीन पिलर्स में पूरा इन्वेंटरी खत्म हो जाता है। एंड देन सर्टन स्पेशल सिचुएशंस आगे। प्लीज टेल मी Ritika and Samkit, are you able to understand? We have completed the revision of bank reconciliation and inventory. Any doubts? रितिका पक्का आपको अब समझ में आ गया, बिकॉज यू वांटेड मी टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ इन्वेंटरी। बहुत फास्ट करवाया मैंने, आधे घंटे में रिवाइज करवाया, बट दैट इज द की, रिविजन में स्पीड होता है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना अच्छे से हो पाए उतना, जितना डिटेल में हो पाए उतना इट्स ब्रिलियंट। ओके, सो आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। सो दिस विल बी द फॉर्मेट। ओके रितिका, ओके। सो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ आप सब लोगों को कि प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। दिस इज द लास्ट मंथ। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया था, बट दे जस्ट वेंट इनटू अ बीस्ट मोड इन द लास्ट मंथ, एंड दैट लास्ट मंथ जस्ट चेंज द एंटायर रिजल्ट फॉर देम। तो अभी तक स्टिल दिस इज नाउ आपका, आई गेस संकेत एंड रितिका, यू बोथ आर गिविंग गोइंग टू गिव एग्जाम इन लेट्स से दिस सितंबर, राइट? 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है एग्जाम। या, so you have a month because first paper will be of accounts. The best part about it is economics is MCQ and I guess quants is also MCQ. तो मेन जो हेवी मेहनत लगेगा आपका बैठ के सॉल्व करने का, वो अकाउंट्स में ही लगेगा। एंड देयरफॉर आई हैव गिवन इवन मोर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। द मोमेंट, बिलीव मी, द मोमेंट यू आर सॉल्विंग इलस्ट्रेशंस जो सारे के सारे क्लास में किए, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, यू आर सॉर्टेड। बट आपको करना पड़ेगा, अगेन रिपीटिंग द टिप, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी में आधे मैन्युअली सॉल्व करो, वो भी आधे कौन से, लेटेस्ट वाले आधे। संकित इज सेइंग लॉ इज नाइटमेयर, तो आई गेस उसका भी रिविजनरी लेक्चर तो होगा ही संकित। सो मैंने बोला आई एम अगेन रिपीटिंग की आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टोटल जितने भी हो, लेट्स से आरटीपी में 18 क्वेश्चन, तो 9 आपको मैन्युअली सॉल्व करना है, 9 का ऑडिट करना है। ऑडिट मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो, सॉरी आंसर देख लो, क्वेश्चन देख के सोचो कि ये आंसर होना चाहिए, एंड देन जस्ट वेरीफाई विदाउट सॉल्विंग। ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल एमटीपी में 15 क्वेश्चन है तो 8 सॉल्व करो, 7 रिव्यू करो। वैसे वैसे आपको अगर 31 क्वेश्चन है आरटीपी में, तो 15 यू विल सॉल्व, बाकी के 15 यू विल रिव्यू। कौन से रिव्यू करोगे? एंड वाले, पुराने वाले अटेम्प्ट्स वाले रिव्यू होंगे। नए वाले जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है अपने को उल्टा जाना है, नए वाले जो अटेम्प्ट है वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा हाथ से। ओके, सो हैव वन मोर थिंग कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज द स्टफ। अच्छा सबके आई गेस गलती हुआ होगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द सिलेबस। सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं होंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दैट दोज विल बी रिवाइज्ड। जैसे कि बीआरएस एंड इन्वेंटरी आर वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो इसलिए रिवाइज करवा दिया। एंड प्रोबेबली दिस विल बी द स्लॉट्स। सो ट्यूसडे, थर्सडे, अगेन आई एम नॉट कमिटिंग, तो आज मैंने ले लिया ये रिविजनरी सेशन। सो अपना एक सिटिंग में बहुत बड़ा रिवीजन नहीं होगा, अपना पीसेस में होगा रिवीजन। रिवाइज कर लिया देन सॉल्व, रिवाइज कर लिया देन सॉल्व, काइंड ऑफ। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, अनाउंसमेंट्स देखते रहना, उसमें अनाउंसमेंट होते रहेगा। आई विल बी टेकिंग मल्टीपल सेशंस ऑफ रिवीजन। अगर जूम फ्री होता है तो जूम पे, नहीं तो एसएससी ऐप पे। अगर जूम फ्री रहता है तो जूम पे, नहीं तो एसएससी ऐप पे। सो दिस सेशंस विल टेक प्लेस, एक बड़ा सेशन की जगह, मैराथन सेशन की जगह मेनी स्मॉल स्मॉल सेशंस। ओके, so on that note we are ending this lecture, revisionary lecture right now.
प्लीज अगेन रिपीटिंग, प्लीज सॉल्व। बाद में रिग्रेट बहुत अच्छी नहीं होती है। प्लीज सॉल्व। आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द कंटेंट। इलस्ट्रेशंस के अलावा इतने सारे क्वेश्चंस मैं दे चुका हूँ अब आपको। ओके, सो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस रिविजनरी सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट रिविजनरी सेशन। चलिए, टिल देन, बाय बाय।